अध्याय 11 एक अभिभावक की चिंता। मम्मी, खाना बहुत अच्छा था। खाने के लिए धन्यवाद। एवी ने संतुष्टि भरी मुस्कान के साथ अपना पेट थपथपाते हुए कहा। अरे कुछ नहीं, अब मुझे काम पर जाने के लिए तैयार होना है। क्या आप मेरे लिए सफाई कर देंगी? एवी ने अपनी मां को मुस्कुराते हुए सहमति दी और इस्तेमाल किए हुए बर्तन समेट लिए। सौभाग्य से उसे बस इतना करना था कि सब कुछ घर के बहुउद्देशीय सफाई उपकरण में डाल दे और उसे सारा काम करने दे। सफाई पूरी होने के बाद एवी दिन के लिए अलविदा कहने की सोच रहा था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, उसके पिता उसके पास आ गए। मुझे कुछ बताना है। अपने चेहरे पर उत्सुकता का भाव लिए एवी अपने पिता के पीछे उस कमरे में गया जो कभी उसका था। हालांकि बिस्तर और अन्य फर्नीचर जो उसके माता-पिता के साथ रहने के दौरान उसके पास थे, अब वहां नहीं थे। उनकी जगह कई मशीनें रखी थी जो उसके पिता की हालत का बोझ कम करने में मदद करती थी। जैसे ही उस बुजुर्ग व्यक्ति को कमरे में मौजूद सबसे बड़े यंत्र से जोड़ा गया, उन्होंने राहत की सांस ली क्योंकि इससे उनका दर्द कम हुआ और सांस लेना आसान हो गया। अब अच्छा लग रहा है। अब मैं आपसे ठीक से बात कर सकता हूं। एवी के पिता ने कहा। उनका पूरा व्यवहार बदल गया था क्योंकि अब उन्हें उतना डर नहीं हो रहा था। तो क्या बात है? मैं बाहर जाकर कुछ ट्रेनिंग बनाना चाहता हूं ताकि आप और मां फिर से सामान्य हो सकें। क्या आप सचमुच उस जहाज का इस्तेमाल भाड़े के सैनिक बनने के लिए करने की योजना बना रहे हैं? इस सवाल पर एवी ने अपनी भुआएं ऊपर उठाई। उसने पहले ही अपने माता-पिता को इसके बारे में बता दिया था और हालांकि दोनों चिंतित दिखे थे, उसे नहीं लगता था कि उनमें से कोई भी इसके खिलाफ होगा। अपने जहाजों के मालिक सफल अंतरिक्ष भाड़े के सैनिक जल्दी ही बहुत पैसा कमा सकते थे। समुद्री डाकुओं का सफाया करना, खनन जहाजों की रक्षा करना, लोगों को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक ले जाना और अज्ञात क्षेत्रों का नक्शा बनाना भाड़े के सैनिकों के लिए कुछ ऐसे ही अच्छे वेतन वाले काम थे। हालांकि इन सभी कामों में जोखिम भी बहुत अधिक था। हाँ, मैं करता हूँ। फेफड़ों और रीढ़ की हड्डी को ठीक करने के लिए जरूरी उपचार बहुत महंगे हैं। मां की नौकरी और मेरे बचाव कार्य से शायद कभी भी इतना पैसा नहीं निकल पाएगा कि ये खर्च पूरा हो सके। लेकिन अब मेरे पास एक अच्छा मौका है। मुझे जो जहाज किस्मत से मिला है, वह बेहतरीन है। मैं इससे मुश्किल से मुश्किल काम भी पूरे कर पाऊंगा। एवी ने जोश से कहा। ये सुनकर भी उसके पिता को शक हुआ। भाड़े के सैनिक खूब कमा सकते हैं, लेकिन वे अपनी जान भी जोखिम में डालते हैं। जब उनका बेटा बचाव कार्य के लिए अंतरिक्ष में गया था, तब भी चुप रहना मुश्किल था। अब एवी वहां और भी खतरनाक काम करने की योजना बना रहा था, जिनमें उसकी जान भी जा सकती थी। मुझे नहीं पता कि अगर एक दिन हमें पता चला कि तुम्हारी मां या मैं वहां मर गए, तो हम इसे कैसे सहन कर पाएंगे। क्या तुम इस पर दोबारा विचार नहीं करोगे? अगर तुमने जो ज्ञान खोजा है, वह वाकई उतना ही अच्छा है जितना तुम कहते हो, तो उसे बेचना ही काफी होगा। मेरे लिए खुद को खतरे में डालने की कोई जरूरत नहीं है। ये सच है। एवी ने उदास चेहरे से जवाब दिया। वह समझ गया था कि उसके पिता क्या कहना चाहते हैं। फिर भी तारों के बीच यात्रा का स्वाद चखने के बाद वह इसे छोड़ना नहीं चाहता था। व्यवहारिक होते हुए भी वह अपना बाकी जीवन यूं पर नहीं बिताना चाहता था। ये बात अपने पिता को बताने के बाद बूढ़े ने अपना सिर नीचे कर लिया और एक लंबी सांस ली। जब उसने ऊपर देखा, तो एवी ने अपने पिता की आंखों में दृढ़ संकल्प की चमक देखी। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और बेहतरीन गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर novafire.net वेबसाइट खोजें। अगर तुम ये करने जा रहे हो, तो इसे ठीक से करो। मुझे यकीन है कि तुमने उन बारों में बहुत सी कहानियां सुनी होंगी जहां तुम जाते रहे हो, लेकिन भाड़े का सैनिक बनना आसान नहीं है। ज्यादातर नए भर्ती हुए भाड़े के सैनिक या तो पहले साल में ही मर जाते हैं या काम छोड़ देते हैं। मुझे लगता है कि 30% से कुछ ज्यादा ही लोग इससे ज्यादा समय तक टिक पाते हैं। कम से कम मैंने आखिरी बार यही सुना था। सफल होने के लिए तुम्हें बहुत कुछ सीखना होगा और सीधे इसमें कूद पड़ना मुश्किल रास्ता है। एवी ने लगभग मशीनी अंदाज में सिर हिलाया, जैसे उसे अपने पिता से उपदेश मिलने वाला हो। वह अतीत में कई बार ऐसी स्थितियों से गुजर चुका था और उसने सोचा कि बस इसे झेल लेना ही सबसे अच्छा होगा। लेकिन इस बार उसके पिता उसे सिर्फ सलाह नहीं दे रहे थे। उन्हें भाड़े के सैनिक बनने के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी कि वे अपने बेटे को चेतावनी देने से ज्यादा कुछ कर सकें। लेकिन वे एक ऐसे व्यक्ति को जानते थे जो उसे ये सब सिखा सकता था। मेरा एक पुराना परिचित है जो अब रिटायर हो चुका है। मुझे लगता है कि जब वह सक्रिय था तब वह 5 सितारा सैनिक था। अगर मैं उससे संपर्क करूं तो शायद वह तुम्हें कुछ टिप्स दे सके। हालांकि मैं कुछ वादा नहीं कर सकता। ये सुनकर एवी को बहुत आश्चर्य हुआ। वह जानता था कि उसके पिता के कुछ दोस्त थे जिनसे वह कभी कभार मिलता था, लेकिन उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उनमें से एक इतना कुशल सैनिक होगा। ड्रामे अलायंस में सैनिकों को उनके सितारों की संख्या के आधार पर रैंक दी जाती थी। नए पंजीकृत सैनिकों को 0 सितारा माना जाता था और उच्चतम रैंक 7 थी। इसका मतलब था कि 5 सितारा सैनिक उच्च रैंक का होता था और वास्तव में कुशल होता था। लगभग 95% सैनिक 0 से 4 सितारा रैंक के होते थे। इसका मतलब था कि जो भी 5 सितारा सैनिक बन जाता था, वह सभी सैनिकों में शीर्ष 5% में होता था। अगर मैं ऐसे किसी व्यक्ति से सैनिक के काम की बारीकियां सीख सकूं, तो यह वास्तव में मुझे आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। इस मौके को गंवाना मेरी मूर्खता होगी। अपने पिता के प्रस्ताव पर कुछ क्षण विचार करने के बाद एवी ने सोचा, अगर आप अपने परिचित से संपर्क करें तो मैं आभारी रहूंगा। अगर मुझे ये करना है तो मैं इसे सही तरीके से करना चाहता हूं। मुझे यकीन है कि किसी पेशेवर से सीखने से मेरे लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। अच्छा, अगर आपने मना कर दिया होता तो मैं आपको रोकने के लिए हर संभव कोशिश करता। उसे जानते हुए यह आसान नहीं होगा, लेकिन अगर आपको पहले कुछ सही प्रशिक्षण मिल जाए तो वहां आपके सफल होने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। इसके बाद एवी के पिता ने अपनी व्हीलचेयर में लगे टर्मिनल का उपयोग करके अपने भाड़े के सैनिक मित्र को संदेश भेजा। कुछ मिनट तक दोनों चुपचाप जवाब का इंतजार करते रहे। अध्याय 12 मुलाकात। उसने कहा है कि वह तुमसे मिलेगा। हालांकि वह तुम्हें तभी प्रशिक्षण देगा जब उसे लगेगा कि तुम में क्षमता है। मुझे नहीं पता कि वह तुम्हारा मूल्यांकन कैसे करेगा, लेकिन उसके खाली होने में 2 दिन बाकी हैं। इस समय का सदुपयोग भाड़े के सैनिक के काम से संबंधित अपनी जानकारी को बेहतर बनाने में करो। एवी के पिता ने उसे अपने परिचित का संदेश भेजा, जिसमें 2 दिन बाद मिलने का समय और स्थान लिखा था। धन्यवाद पिताजी, यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैं वादा करता हूं कि मैं आपको निराश नहीं करूंगा। आप जल्द ही ठीक हो जाएंगे। एवी ने अपने पिता को आश्वस्त करने वाली मुस्कान देते हुए कहा और चला गया। जब वह मुख्य कमरे में आया तो उसने देखा कि उसकी मां काम पर जा चुकी थी। वह भी उसे अलविदा कहना चाहता था, लेकिन उसने अपने पिता से बात करने में बहुत समय बिता दिया था। अपने माता-पिता के यहाँ का काम पूरा होने के बाद एवी इमारत से निकला और अपने पास के अपार्टमेंट की ओर चल पड़ा। ये भी उसी तरह की इमारत में था, हालांकि उतना अच्छा नहीं था। अपने छोटे से एक कमरे वाले अपार्टमेंट में वापस आते ही वह तुरंत अपनी डेस्क पर गया और कंप्यूटर चालू किया। अगले कुछ दिनों में उसे बहुत काम निपटाना था और वही पल भी बर्बाद नहीं करना चाहता था। बस इतना ही कर सकता हूं। अब जाने का समय हो गया है। आखिरकार उसके पिता के पुराने भाड़े के सैनिक दोस्त से उसकी मुलाकात का दिन आ ही गया था। एवी ने पिछले 2 दिन ऑनलाइन भाड़े के सैनिक बनने के बारे में जितना हो सके उतना अध्ययन करने में बिताए थे। सच कहूं तो इस बारे में काफी विरोधाभासी जानकारी उपलब्ध थी क्योंकि लगभग सभी भाड़े के सैनिक स्वतंत्र इच्छाशक्ति वाले होते थे और अपने विचारों पर अड़िग रहते थे। ये बात समझ में आती थी। कोई भी सक्षम भाड़े का सैनिक चाहे तो एलायंस पुलिस या सेना में शामिल होने के लिए पर्याप्त कौशल रखता था। लेकिन बहुत से भाड़े के सैनिक ऐसे होते थे जो हर समय किसी और के आदेशों का पालन करना पसंद नहीं करते थे और आमतौर पर अपनी मर्जी से अंतरिक्ष में घूमना पसंद करते थे। फिर भी एवी को मिली सभी जानकारियों में एक बात सर्वसम्मत थी और वह ये थी कि भाड़े के सैनिकों को लड़ाई में आत्मविश्वास होना चाहिए। सौभाग्य से एवी के पास एक अत्याधुनिक अंतरिक्ष यान था, इसलिए इस समय उसे केवल अनुभव की कमी थी। उसे उम्मीद थी कि जिस भाड़े के सैनिक से उसकी मुलाकात तय थी, वह इस मामले में उसकी मदद कर सकता है। चेहरे पर मुस्कान लिए एवी अपने अपार्टमेंट और इमारत से बाहर निकला। वहां से उसने निकटतम ट्रांस स्टेशन ढूंढा और कॉलोनी के सार्वजनिक परिवहन में सवार हो गया। उसका गंतव्य चौथे जिले में था। थोड़ा उबड़-खाबड़ इलाका था, लेकिन मुख्य सड़कों पर चलने पर कोई बड़ी समस्या नहीं थी। एवी का पसंदीदा बार उसके पिता के परिचित द्वारा तय की गई मुलाकात की जगह के आसपास ही था, इसलिए वह आसपास के माहौल से कम कुछ हद तक परिचित था। रास्ता बंद है, पता नहीं क्या हो रहा है। जब एवी अपनी मंजिल के करीब पहुंच रहा था तो उसने देखा कि जिस दिशा में वह जा रहा था उस तरफ जाने वाली सड़क पर बैरिकेड लगे हुए थे। उसने तुरंत अपना टर्मिनल निकालकर पता लगाने की कोशिश की क्या हुआ है, लेकिन सड़क बंद होने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। यह अजीब है, वे आमतौर पर ऐसी जानकारी जल्दी अपडेट कर देते हैं। एवी बड़बड़ाया, कॉलोनी के नक्शे में सड़क बंद होने का संकेत नहीं दिख रहा था। वह बस यही समझ पाया कि जो भी समस्या पैदा कर रहा था वह हाल ही में हुआ होगा। सौभाग्य से कुछ ही इनपुट देने पर उसके टर्मिनल ने सड़क के चारों ओर का रास्ता बता दिया। ये रास्ता उसे कुछ छोटी गलियों और संकरी रास्तों से होकर ले जाएगा, लेकिन वह फिर भी समय पर पहुंच जाएगा। मुख्य सड़क छोड़ने से पहले उसने अपनी जैकेट को थोड़ा खिसकाया ताकि उसकी कमर पर लगे होल्स्टर में रखी पिस्टल साफ दिखाई दे। एवी को नहीं लगता था कि उसे कोई परेशानी होगी, लेकिन अगर कुछ गुंडे उसे देख लें तो यह हथियार उन्हें रोकने का काम करेगा। जब उसे लगा कि वह तैयार है तो एवी ने अपने टर्मिनल द्वारा निर्धारित मार्ग का अनुसरण किया। थोड़ी जल्दबाजी में वह छोटी गलियों और संकरी रास्तों से होकर गुजरा। कुछ बार उसका सामना संदिग्ध लोगों से हुआ, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उसके पास हथियार हैं तो वे सभी उसके लिए रास्ता बना दिया। उनमें से कोई भी कोई वास्तविक परेशानी नहीं चाहता था। हालांकि दुकान के सामने मुख्य सड़क पर वापस आने से ठीक 2 गलियां पहले, जहां से 5 सितारा भाड़े के सैनिक से मिलना था, एक लंबे चौड़े आदमी ने एवी का रास्ता रोक दिया।
एवी तुरंत रुक गया और उसका दाहिना हाथ अनायास ही अपने हथियार की ओर बढ़ा। उसके सामने खड़ा लंबा आदमी उससे एक से लंबा था और उसने एक कोट वाला चोला पहना हुआ था जिसने उसके मुंह को छोड़कर उसके पूरे शरीर को ढक रखा था। एवी ऑस्ट्रेलिया, मैं स्टोरेन कॉप की ओर से अपना खोया हुआ जहाज वापस लाने आया हूं। ये सुनकर एवी तुरंत घबरा गया। उसे लगा था कि स्टोरेन कॉप का कोई प्रतिनिधि उसे मिलने जरूर आएगा, लेकिन ये सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा था और माहौल भी ठीक नहीं था। अगर उनका यहाँ कोई ठिकाना होता तो बात अलग होती, लेकिन मुझे पता है कि स्टोरेन कॉप की सबसे नजदीकी शाखा ह्यूस्टन 2 से 2 ज्यादा दूर है। अगर यह आदमी पहले से यहाँ या किसी और नजदीकी कॉलोनी में नहीं था तो इतनी जल्दी यहाँ आना नामुमकिन था। एवी के दिमाग में चल रही योजना तेज हो रही थी कि आखिर हो क्या रहा है। उसे पहले से कोई सूचना न मिलना भी शक पैदा कर रहा था। इसके बजाय यह आदमी उसे एक अनजान गली में घेर रहा था। मुझे आपसे कुछ बात नहीं करनी है, आप मुझसे सामान्य तरीके से संपर्क क्यों नहीं करते, तब हम बात कर सकते हैं। मुझे खेद है, इससे काम नहीं चलेगा। मेरे वरिष्ठ अधिकारी अपनी कोई भी संपत्ति जल्द से जल्द वापस पाने के लिए बहुत उत्सुक हैं। अगर आप सहयोग करेंगे तो आपको भारी इनाम दिया जाएगा। उस व्यक्ति ने धमकी भरे लहजे में कहा। यह एवी के लिए आखिरी हद थी। उसे समझ आ गया था कि अब बातों से उसका काम नहीं चलेगा। स्टोरेन कॉप ने उसे डरा धमकाकर उसकी जायज संपत्ति छीनने के लिए किसी को भेजा था और वह चुपचाप खड़ा होकर इसे बर्दाश्त नहीं करने वाला था। बिना किसी चेतावनी के एवी ने अपनी लेजर पिस्तौल निकाली और उस आदमी पर तान दी। उसने पिस्तौल को कम सेटिंग पर रखा था जिससे सिर्फ जलन होती थी, लेकिन फिर भी बहुत दर्द होता और ज्यादातर लोगों को बेबस करने के लिए काफी होता। लेकिन ट्रिगर दबाने से पहले ही लाल रोशनी की एक तेज चमक उसके हथियार से टकराई और उसे उसके हाथ से उड़ा ले गई। एवी ने बंदूक को जमीन पर गिरते देखा और उसके चेहरे पर सदमे के भाव उभर आए। अध्याय 13 एक दर्दनाक सबक। जो कुछ अभी हुआ था उसे समझने के लिए एवी एक पल के लिए बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा। उसने उसे रोकने वाले व्यक्ति पर अचानक हमला करने के लिए जितनी जल्दी हो सके अपना हथियार निकाल लिया था। हालांकि उसका दुश्मन उससे भी तेज था और उसने पहले ही अपनी लेजर पिस्तौल से निशाना साधकर गोली चला दी थी। अगर एवी की किस्मत अच्छी थी तो वह ये थी कि उस आदमी ने उसे जान से मारने के बजाय हत्या कर दिया था। फिर भी स्थिति नाजुक थी। काले लबादे में लिपटे उस शत्रु ने एवी पर बंदूक तान रखी थी। किसी भी क्षण वह गोली चला सकता था। ठीक है, मैं समझ गया, मैं जहाज सौंप दूंगा, बस मुझे चोट मत पहुंचाना। एवी ने घबराकर कहा, खुद को जितना हो सके डरा हुआ दिखाने की कोशिश करते हुए ताकि उस आदमी का ध्यान भटक जाए। माफ करना, अब इसके लिए बहुत देर हो चुकी है। तुम जैसे छोटे बदमाश तभी सबक सीखते हैं जब उन्हें चोट लगती है। एवी ने देखा कि वह आदमी दोबारा गोली चलाने की तैयारी में अपने होठों पर एक क्रूर मुस्कान लिए खड़ा था। जैसे ही उस आदमी ने ट्रिगर दबाना शुरू किया, एवी पीछे की ओर उछला और जमीन पर गिर पड़ा। एक पल बाद एक लाल किरण सीधे उसके सिर के ऊपर से गुजरी। अगर उसने एक सेकंड के अंश जितनी भी देर की होती तो धमाका उसकी छाती में लग जाता। स्थिति का जायजा लिए बिना एवी करवट लेकर एक तरफ लुढ़का और फिर से खड़ा हो गया। किसी चमत्कार से उसकी पिछली छलांग ने उसे इतनी दूर पहुंचा दिया था कि बहुत जल्दी से मिलती हुई एक छोटी सी सड़क के ठीक बगल में पहुंच गया। गोली चलने की एक और आवाज उसके कानों में पड़ते ही वह तेजी से उस गली में घुस गया। एक क्षण बाद एवी को अपनी बाईं बांह में तेज दर्द महसूस हुआ। जब वह दूसरी गली में झुका तो किरण उसे बस छूकर निकल गई थी, लेकिन फिर भी उसने उसके कपड़े फाड़ दिए थे और जहां लगी थी वहां एक भयंकर जलन का निशान छोड़ दिया था। दुर्भाग्य से एवी के पास जख्म पर मरहम लगाने के लिए एक पल भी नहीं था और वह दर्द को नजरअंदाज करते हुए पूरी ताकत से दौड़ता रहा। अगर वह तंग गलियों से निकलकर मुख्य सड़क पर आ जाता तो वह आदमी अधिकारियों की नजर में आए बिना उसका पीछा नहीं कर पाता। यह मत सोचो कि तुम मुझसे बच निकलोगे, बदमाश। एवी ने अपने पीछे भारी कदमों की आहट के साथ यह आवाज सुनी। अपने बड़े शरीर के बावजूद वह धोखे से तेज था। एवी ने सोचा था कि वह उस आदमी से आगे निकल जाएगा, लेकिन ये सोच हकीकत से बहुत दूर थी। ये समझते हुए कि वह केवल गति के भरोसे बच नहीं पाएगा, एवी अगले रास्ते पर कूद गया ताकि वह आदमी उसे देख न सके। एक पल बाद एक और लेजर शॉट आया और पूरे इलाके को हल्की लाल रोशनी से जगमगा उठा। ठीक उसी तरह जैसे उस समय हुआ था जब उन समुद्री डाकुओं ने उस पर हमला किया था। एवी का दिल जोर से धड़कने लगा। उसका दिमाग असाधारण ताकत के साथ उस विशालकाय आदमी ने एवी को उसकी बांह से उठाकर पास की दीवार पर पटक दिया। एवी को लगा जैसे उसकी सांसें रुक गई हों। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे उसका दिमाग उसके शरीर से अलग हो गया हो। तब एक जोरदार दर्द ने उसे होश में ला दिया। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि फेंके जाने के बाद वह जमीन पर गिर पड़ा है। घबराकर वह तुरंत उठा और अपने से कुछ मीटर दूर खड़े उस विशालकाय आदमी का सामना किया। तुम्हारे पास अभी भी चाकू है, क्या तुम अभी मुझसे लड़ना चाहते हो? हमलावर के शब्दों ने एवी को अपनी दाहिनी हथेली की ओर देखने पर मजबूर कर दिया। फेंके जाने के बाद उसे ये भी एहसास नहीं हुआ कि उसका आखिरी हथियार अभी भी उसके हाथ में है। सच कहें तो यही चमत्कार ही था कि वह उसे छूटा नहीं। फिर भी अब वह कुछ नहीं कर सकता था। उस पर हमला करने वाला आदमी उसकी नजर में था और भागने की कोई जगह नहीं थी। उसकी लेजर पिस्तौल की एक गोली एवी को गिराने के लिए काफी थी। मैं हार नहीं मान सकता, एवी ने सोचा और अपनी चाकू को और भी कसकर पकड़ लिया। उसने निडरता से अपने दुश्मन को घूरा। भले ही उसके अंदर दहशत उमड़ रही थी, उसने पीछे हटने से इनकार कर दिया। बुरा नहीं है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम कब कमजोर पड़ रहे हो। इससे पहले कि एवी कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, वह आदमी अविश्वसनीय गति से उसके सामने आ गया। फिर एक भारी बूट एवी के पेट पर पड़ा और उसे लगा कि उसके मुंह से थूक और पिट निकल रहा है और वह जोर से खांसने लगा। दर्द और सदमे से उसका पूरा शरीर बेहोश हो गया और जैसे ही उस आदमी का पैर हटा और उसका भार उठाना बंद हुआ, वह जमीन पर गिर पड़ा। तुम्हारे अंदर अभी भी लड़ने की हिम्मत है, लेकिन यह ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी। एवी को यह शब्द समझने का समय ही नहीं मिला था कि उस आदमी का पैर उसकी दाहिनी बांह पर आ पड़ा। उसकी बांह टूटने से गली में एक भयानक चटकने की आवाज गूंज उठी। एवी ने जिस चाकू को बड़ी मुश्किल से पकड़ रखा था, वह आखिरकार उसके हाथ से गिर गया और वह दर्द से बेसुध होकर रोने और पेशाब करने लगा। तुमने मुझे उम्मीद से ज्यादा परेशान किया, लेकिन अब ये सब खत्म हो गया है। अब तुम्हारे सोने का समय है। अब उसके हाथ में एक लंबी चांदी की छड़ थी। उस विशालकाय आदमी ने हथियार को एवी की पीठ पर मारा और उसके शरीर में एक तेज बिजली का झटका दिया। उसकी हिम्मत भी उस झटके को सहन नहीं कर पाई और एवी की चेतना जल्दी ही गायब हो गई। अध्याय 14 एक क्रूर स्वामी, लगता है तुम आखिरकार जाग गए हो। एवी की आंखें धीरे-धीरे खुलने लगीं और जब उसने उस व्यक्ति की आवाज सुनी जिसने उस पर हमला किया था, तो उसकी चेतना पूरी तरह लौट आई। एड्रेनालाइन के बढ़ने और आसन्न खतरे के एहसास ने उसे एकदम सतर्क कर दिया। उसने तेजी से अपना सिर उस ओर घुमाया जहां से आवाज आई थी और देखा कि एक विशालकाय व्यक्ति कुर्सी पर बैठा उसे घूर रहा है। अब वह बड़े लबादे से ढका नहीं था और उसके चेहरे के हाव-भाव साफ दिखाई दे रहे थे। सबसे पहले एवी का ध्यान उसकी उभरी हुई मांसपेशियों पर गया। वह व्यक्ति न केवल लंबा था, बल्कि असामान्य रूप से बलवान भी था। एवी की नजर तुरंत उस व्यक्ति के सिर पर पड़ी। वहां उसने देखा कि उसके माथे के ऊपर से दो छोटे सींग निकले हुए हैं। यह इस बात का संकेत था कि वह पूरी तरह से इंसान नहीं था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, एवी ने उलझन भरे भाव से कहा। लगता है तुमने समझ लिया। हाँ, मैं रॉबर्ट हूँ, तुम्हारे पिता का दोस्त, पुरजोर, सेवानिवृत्त 5 सितारा भाड़े का सैनिक। तुमने मेरी परीक्षा पास कर ली, भले ही मुश्किल से। तो अगर तुम अभी भाड़े का सैनिक बनना चाहते हो तो मैं तुम्हारा प्रशिक्षक बनूंगा। एवी का दिमाग तेजी से सोचने लगा जब उसे घात लगाकर हमला करने वाले व्यक्ति की पहचान सामने आई। जाहिर है, उसने अपने पिता से उसका हुलिया सुना था और उसे 2 मीटर से कुछ ज्यादा दूरी पर बैठा व्यक्ति बिल्कुल उसे मिलता जुलता था। फिर भी इस बात से एवी का भ्रम कुछ कम नहीं हुआ। अगर उस पर हमला करने वाला व्यक्ति स्टोरेन कॉप के लिए काम नहीं कर रहा था तो उसने ऐसा दावा क्यों किया? फिर जिस बेरहमी से उसने एवी पर हमला किया था, वह भी एक परीक्षा के लिए हद से ज्यादा था। एवी को सच में लगा था कि वह या तो मर जाएगा या किसी भयानक यातना केंद्र में पहुंच जाएगा। तुमने मुझे गोली मारी, इधर-उधर पटका और मेरी बांह तोड़ दी, और तुम्हें लगता है कि मैं अभी तुमसे सीखना चाहता हूं? एवी चिल्लाया। वह गुस्से से आग बबूला था। क्रोध ने लगभग पूरी तरह से उस पर कब्जा कर लिया था और वह गुस्से में अपने दोनों हाथ हिलाने लगा। रुको, मैं अपना दाहिना हाथ हिला सकता हूं और उसमें दर्द नहीं है। अपनी पहले टूटी हुई हड्डियों के चमत्कारिक रूप से ठीक हो जाने के आश्चर्य से उसका गुस्सा क्षण भर के लिए शांत हो गया। जल्दी ही उसे एहसास हुआ कि न केवल उसका दाहिना हाथ बल्कि उसके सभी घाव ठीक हो गए थे। थोड़ा शांत हो गए। हाँ, मैंने तुम्हें खूब पीटा, लेकिन ज्यादा चोट नहीं पहुंचाई। मेरे पास तुम्हें सीधे चेहरे या छाती पर गोली मारने के कई मौके थे। इससे तुम्हें जो हल्की चोटें आई उनसे कहीं ज्यादा दर्द होता। खैर, मैंने तुम्हें नैनो मशीनों वाली दवा की एक खुराक दी जिससे तुम एकदम ठीक हो गए। अब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। उसकी बात सुनने के बाद एवी ने खुद को टटोला और पाया कि वह पूरी तरह स्वस्थ है। दरअसल पिछले कई महीनों से लगातार काम करने के कारण जो दर्द और थकान जमा हो गई थी, वह भी गायब हो गई थी। वह काफी समय बाद इतना अच्छा महसूस कर रहा था। उसने कहा, अब जब तुम नखरे करना बंद कर चुके हो तो चलो काम की बात करते हैं।
अगर तुम मुझसे सीखना नहीं चाहते तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने तुम्हें ये परीक्षा इसलिए दी थी ताकि देख सकूं कि तुम्हें कोई क्षमता है या नहीं, और कम से कम हिम्मत के मामले में तुम में वो बात है। हालांकि कई अन्य क्षेत्रों में तुम्हें कमी है, लेकिन फैसला मैं तुम पर छोड़ता हूं। अगर तुम चाहो तो तुम इस दरवाजे से बाहर जा सकते हो और फिर कभी मुझसे नहीं मिल सकते। तुम्हें सिखाना तो बस एक दोस्त की मदद करने और समय बिताने का एक तरीका था। शांत होने पर एवी को एहसास हुआ कि उसने अपनी भावनाओं को हावी होने दिया था और अपने फैसले पर असर डाला था। उस एक सेवानिवृत्त उच्च पदस्थ भाड़े का सैनिक था। भले ही एवी उस आदमी के उसे परखने के तरीके से अब भी नाराज था, लेकिन ये बात नहीं बदलती थी कि एक माहिर से भाड़े के सैनिक बनने की बारीकियां सीखने का ही उसका एकमात्र मौका था। अगर वह उससे सीखने से इनकार करता तो ये सिर्फ बुरी तरह हारने से आहत उसके स्वाभिमान की वजह से होता। हालांकि अंतरिक्ष में या उन निवेशों में जहां उसे नुकसान पहुंचाने वाले लोग मौजूद थे, स्वाभिमान उसे सुरक्षित रखने में मदद नहीं करने वाला था। भविष्य में स्टोरिंग कॉप या कोई अन्य संगठन जो मेरे जहाज को चाहता है, इसी तरह का हमला कर सकता है, और अगर मैं तब मारा गया तो मैं सुबह बिस्तर पर अपनी सारी चोटें ठीक होकर नहीं उठूंगा। एवी को ये बात अच्छी तरह समझ आ रही थी कि वो उसे पहले से ही सिखाने की कोशिश कर रहा था, और इससे उसे एहसास हुआ कि उसे अभी कितना कुछ सीखना बाकी है। मेरे पहले के गुस्से के लिए मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अपने गुस्से को खुद पर हावी होने दिया। कृपया मुझे सिखाएं कि एक सही भाड़े का सैनिक कैसे बना जाता है। एवी ने सिर झुकाते हुए और उसके प्रति अपने मन में मौजूद सारी दुश्मनी को दबाते हुए कहा। एवी के जवाब पर उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि जिस नौजवान को उसने बुरी तरह हराया था, वह उसके प्रति इतना सम्मान दिखाएगा। मुझे तो लगा था कि तुम उठकर चले जाओगे। अच्छा हुआ कि तुम्हें थोड़ी अकल आ गई है। अब चलो देखते हैं कि मुझसे मिलने आते समय तुमसे क्या गलती हुई। मेरे हाथों मारे जाने से बचने के लिए तुम बहुत कुछ कर सकते थे। उसने एवी की हर गलती गिनानी शुरू कर दी, जिनमें से पहली थी मुख्य सड़क से भटक जाना। अगर वह थोड़ा लंबा रास्ता ले लेता तो वह किसी असुरक्षित इलाके में जाने से बच सकता था। ऐसे में अधिकारियों को बुलाए बिना किसी के लिए भी उस पर हमला करना नामुमकिन होता। लेकिन ऐसा हमेशा मुमकिन नहीं होता, इसलिए तुम्हें सुधरना होगा। कमर पर लेजर पिस्टल रखने से तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी नहीं मिलती। तुम्हें इसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना सीखना होगा। ये कहने के बाद उसने समझाया कि एवी को अपने घात लगाकर हमले की योजना कैसे बनानी चाहिए थी। जो उसका इंतजार कर रहा था उसके खिलाफ तुरंत हथियार निकालना मूर्खता थी। उसे स्थिति का आकलन करने और यह सोचने के लिए अधिक समय लेना चाहिए था कि वास्तव में क्या मायने रखता है। बेशक अपनी सारी कमियों और जल्दबाजी के बारे में सुनकर एवी का मनोबल ही गिरा। बाद में उसे लगा कि उसे मामला बढ़ाने के बजाय भाग जाना चाहिए था। ठीक है, मुझे लगता है कि मेरी तरफ से इतना उपदेश काफी है। लगता है तुम समझ गए हो कि मैं क्या कहना चाह रहा था। मैं बस तुम्हें इस काम में आने वाले खतरे के बारे में बताना चाहता हूं। अंतरिक्ष एकमात्र ऐसी जगह नहीं है जहां तुम्हें अपनी जान का खतरा होगा। तुम्हारा जहाज कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, आखिरकार तुम्हें उसे छोड़ना ही पड़ेगा। खैर, मैं कुछ भाड़े के सैनिकों को जानता था जो हर समय छिपे रहते थे, लेकिन उनका जीवन बहुत दुर्भरा था। उन्हें हमेशा डर रहता था कि अगर उन्होंने अपने कॉकपिट से एक कदम भी बाहर निकाला तो कोई उन्हें गोली मार देगा या उनकी पीठ में छुरा घोंप देगा। भाड़े के सैनिक अक्सर उन अपराधियों से दुश्मनी मोल लेते थे जिनका वे पैसों के लिए पीछा करते थे। किसी गली में किसी भाड़े के सैनिक का मृत पाया जाना कोई सामान्य बात नहीं थी। मैं समझता हूं कि तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो, लेकिन क्या हम विषय बदल सकते हैं? सिर्फ ये सुनना कि मैं कितना अज्ञानी हूं और मेरे सामने आने वाली भयानक परिस्थितियां क्या हैं, इससे कोई मदद नहीं मिल रही है। मैंने पहले ही तय कर लिया है कि मैं भाड़े का सैनिक बनूंगा। मैं सिर्फ चेतावनियां सुनने के बजाय जो तुम मुझे बता रहे हो उससे निपटना सीखना ज्यादा पसंद करूंगा। एवी ने कहा, मुझे लगता है तुम सही कह रहे हो। चलो यहां से चलते हैं। वैसे भी व्यवहारिक अनुभव बेहतर होगा। भाड़े के सैनिकों के संगठन की शाखा में कुछ अच्छे प्रशिक्षण केंद्र और कार्यक्रम हैं। हालांकि ये कठिन होने वाला है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसे संभाल पाओगे? थोड़ा हौसला पाकर एवी ने सिर हिलाया और उसको आत्मविश्वास भरी मुस्कान दी। वह जानता था कि उसके सामने कुछ कठिन परीक्षाएं हैं, लेकिन उसका रुकने का कोई इरादा नहीं था। भाग्य ने उसे एक ऐसा अद्वितीय अवसर दिया था और वह खुद को इसके योग्य साबित करने के लिए दृढ़ संकल्पित था। अध्याय 15 एक कठोर स्वामी यूसन दोवर स्थित भाड़े के सैनिकों के संगठन की शाखा में पहुंचते ही उस एवी को सीधे सिमुलेशन कॉकपिट में ले गया। वहां कुछ भाड़े के सैनिक और कर्मचारी मौजूद थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी उसके पास जाने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय उन्होंने ऐसा व्यवहार किया मानो वह वहां मौजूद ही न हो और उसे अपनी मर्जी से काम करने दिया, जबकि उसके साथ एक ऐसा व्यक्ति था जो स्पष्ट रूप से भाड़े का सैनिक नहीं था। क्या ये जायज है? मैं अभी संगठन का सदस्य नहीं हूं। एवी ने पूछा। उसे चिंता थी कि कहीं वे किसी नियम को तोड़ने के लिए मुसीबत में न पड़ जाएं। तकनीकी रूप से ये जायज नहीं है, लेकिन कोई इस पर हंगामा नहीं करेगा। हालांकि मैं सेवानिवृत्त हो चुका हूं, फिर भी मैं 5 सितारा भाड़े के सैनिक के रूप में अपना पद बरकरार रखता हूं। उच्च पदों पर होने के साथ कुछ विशेषाधिकार भी मिलते हैं। इस जवाब पर एवी थोड़ा घबरा गया। हालांकि उसको कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन उसके बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता था। फिर भी भविष्य में क्या होगा या क्या नहीं होगा, इस बारे में चिंता करने का कोई फायदा नहीं था। एवी यहां सीखने आया था, इसलिए वह सीखने में अपना पूरा प्रयास करेगा। क्या आपके टर्मिनल पर आपके जहाज का डेटा सेव है? हम यहां मौजूद उपकरणों से इसकी विशेषताओं को दोहरा सकते हैं और मैं देख सकता हूं कि आप वास्तव में किस पर काम कर रहे हैं। उसने एवी के पिता से सुना था कि लड़के को अंतरिक्ष में एक उन्नत परिचय पोत मिला था, लेकिन उसे ठीक से नहीं पता था कि वह क्या कर सकता है। उचित निर्देश देने से पहले उसे यह जानकारी चाहिए थी। सौभाग्य से एवी के पास डेटा था और लगभग 1 मिनट के बाद उसने इसे सिम्युलेटर के कंप्यूटर में दर्ज कर लिया। यह क्या है? उसने SCX-011 की क्षमताओं का जायजा लेते हुए कहा। छोटे आकार के पोत के लिए इसमें अब तक देखी गई सबसे अधिक मारक क्षमता, रक्षात्मक क्षमता और जनरेटर आउटपुट था। केवल एक चीज जो उसी आकार के अधिकांश अन्य यानों से बहुत बेहतर नहीं थी, वह थी गतिशीलता। हालांकि वह भी अभी भी शीर्ष स्तर के करीब थी। मेरा पुराना जहाज मध्यम आकार का था, जिसे मैंने काफी हद तक मॉडिफाई किया था और तब भी उसमें इतनी मारक क्षमता नहीं थी। स्टोरिंग कॉप ने ऐसा जहाज कैसे बनाया? कुछ पलों के लिए उस मानव एवी को पूरी तरह भूल गया और SCX-011 की विशेषताओं में पूरी तरह खो गया। तुम्हारी बातों से तो मुझे लगता है कि मेरा जहाज काफी अच्छा है, लेकिन तुमने जो दूसरे भाड़े के जहाज देखे हैं उनकी तुलना में ये कैसा है? एवी ने पूछा। मैं पिछले 6 सालों से सक्रिय नहीं रहा हूं, इसलिए मैं ये स्वीकार करता हूं कि जो मुझे पता है वो हल्का नहीं है। फिर भी ये जहाज यकीनन सबसे बेहतरीन छोटे आकार का जहाज है जिसे मैंने कभी देखा या सुना है। मैं समझ सकता हूं कि तुम्हारे पास ऐसा जहाज होने पर तुम भाड़े के सैनिक के रूप में अपना कलेक्टिव बनाना चाहोगे। एवी के जहाज के आंकड़ों का अध्ययन करते समय उसकी आंखों में लगभग ईर्ष्या की चमक थी। हालांकि उसने अपना सिर हिलाया, मानो अपने मन में पनप रहे सभी नकारात्मक विचारों को दूर कर रहा हो। फिर वह एक सख्त शिक्षक के भाव से एवी की ओर मुड़ा। ठीक है, अब मुझे पता है कि तुम किस स्तर पर काम कर रहे हो। यह मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा कठिन है, इसलिए मुझे तुम्हें सिखाने की अपनी योजना में काफी बदलाव करना होगा। अभी के लिए मैं 4 सितारा रैंक उन्नति कार्यक्रम शुरू कर रहा हूं। तुम्हारा लक्ष्य होगा कि तुम्हें 3 से ज्यादा बार चोट न लगे और 7 मिनट से कम समय में सभी दुश्मनों को मार गिराना। इससे ज्यादा चोट लगना या इससे ज्यादा समय लगना असफलता माना जाएगा और मैं सिमुलेशन बंद कर दूंगा। फिर हम एक निजी अभ्यास क्षेत्र में जाएंगे जहां मैं तुम्हें व्यक्तिगत रूप से लड़ना सिखाऊंगा और फिर से यही प्रक्रिया शुरू करूंगा। एवी सेवानिवृत्त भाड़े के सैनिक द्वारा उसे दिए जाने वाले कठोर प्रशिक्षण योजना को देखकर अचंभित रह गया। बिना किसी तैयारी के उसे सबसे कठिन प्रशिक्षण सिमुलेशन में धकेल दिया जाएगा और उसका लक्ष्य केवल जीतना नहीं था, बल्कि लगभग त्रुटिहीन रूप से जीतना था। और अगर वह नाकाम रहा तो उसने साफ कह दिया था कि वह उसे नकली युद्ध अभ्यासों में बुरी तरह पीटेगा। ये लगभग इतना काफी था कि एवी इस अनुभवी भाड़े के सैनिक से प्रशिक्षण लेने के बारे में दोबारा सोचने लगा। लेकिन यही करना पड़ेगा। मैंने अपना पुराना जहाज बेचकर कुछ पैसे कमाए हैं, लेकिन ये हमेशा नहीं चलेंगे। मुझे खुद को सुधारना होगा और जल्द ही भाड़े के सैनिक के रूप में काम करके ट्रेनिंग कमाना शुरू करना होगा। एवी ने अपना इरादा मजबूत करते हुए सोचा। तैयार होते ही वह सिमुलेशन कॉकपिट में पायलट की सीट पर बैठ गया और उसने प्रोग्राम शुरू कर दिया। तुरंत ही स्क्रीन पर 10 समुद्री डाकू जहाज एक साथ उड़ते हुए दिखाई दिए। उनमें से हर एक में शक्तिशाली हथियार थे और 8 हल्के लड़ाकू विमानों के साथ 2 मध्यम आकार के जहाज भी थे। मुझे नहीं लगता कि ज्यादातर समुद्री डाकुओं के पास ऐसे जहाज होते हैं या वे सैन्य दस्ते की तरह पैंतरेबाजी कर सकते हैं। एवी ने टिप्पणी की। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन अपवाद तो हमेशा होते हैं। भाड़े के सैनिक के रूप में अपने समय में मैंने इससे भी ज्यादा शक्तिशाली समूह से लगभग 1 दर्जन बार लड़ाई की है। वे जरूर मौजूद हैं। आखिरकार अंतरिक्ष विशाल है, आप कभी नहीं जानते कि आपका सामना कैसे हो जाए। उसने जोरदार ठहाके के साथ जवाब दिया। फिर उन्होंने बताया कि समुद्री डाकू उससे भिड़ने ही वाले थे और एवी का ध्यान वापस प्रशिक्षण कार्यक्रम पर केंद्रित कर दिया। 1 मिनट से भी कम समय में उसने सिमुलेशन बंद कर दिया। एवी ने दुश्मन की गोलीबारी से बचने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन कई कोनों से हमला कर रहे इतने सारे जहाजों के कारण ये लगभग नामुमकिन था। उसकी ढालें अभी भी मजबूत थीं और उसने किसी तरह समुद्री डाकुओं के 2 छोटे जहाजों को नष्ट कर दिया था। फिर भी बहुत द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा करने में विफल रहा और मैच में उसे हार मान लिया गया। अब चलिए किसी प्रशिक्षण कक्ष में चलते हैं। अंतरिक्ष युद्ध ही एकमात्र क्षेत्र नहीं है जिसमें आपको सुधार करने की आवश्यकता है। उसने अनिच्छुक एवी को प्रशिक्षण कक्ष से लगभग घसीटते हुए बाहर निकाला। अध्याय 16 आधिकारिक तौर पर भाड़े का सैनिक बनना। अगले 2 महीनों में एवी ने उस द्वारा उसके लिए तैयार किए गए गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम को पूरा किया। उसके जाने के समय का लगभग 2 तिहाई हिस्सा अंतरिक्ष युद्ध प्रशिक्षण सिमुलेशन गन रेंज या उसके साथ अभ्यास सत्रों में व्यतीत होता था।
शेष एक तिहाई समय वह उन सभी जानकारियों को आत्मसात करने में लगाता था जो उसे जानना आवश्यक थी। भारत के सैनिकों के बीच सामान्य ज्ञान, अंतरिक्ष, समुद्री डाकों के छिपने के स्थान और भारत के सैनिकों से संबंधित महत्वपूर्ण कानून, ये सभी विषय थे जिनसे एवी को परिचित होना आवश्यक था। सच कहूं तो पिछले कुछ महीने एवी के जीवन के सबसे कठिन समय रहे थे। खाने और सोने के अलावा उसका सारा समय उसके प्रशिक्षण में ही व्यतीत होता था। फिर भी उसके प्रयासों का फल मिला। एवी अब उसके निर्देशों के अनुसार 4 सितारा रैंक उन्नति कार्यक्रम को लगभग 10 में से 7 बार सफलतापूर्वक पूरा करने में सक्षम था। वह लेजर पिस्टल और अन्य व्यक्तिगत युद्ध कौशल में इतना निपुण हो गया था कि वह कहीं अधिक अनुभवी भारतीय सैनिक को 3 से 5 मिनट तक रोके रख सकता था। आमतौर पर इतनी देर में सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता था। बेशक एवी को अभी बहुत कुछ सीखना था और उसके कौशल को और निखारने की जरूरत थी, लेकिन उसके पास जमा किए गए ट्रेनिंग का भंडार कम होने लगा था। उसे काम पर लगना था वरना वह कंगाल हो जाता। ठीक है, अभी बहुत कुछ है जो मैं तुम्हें सिखाना चाहता था, लेकिन मुझे लगता है कि अब तुम अच्छा कर लोगे। उसने एवी के साथ अपना अंतिम प्रशिक्षण सत्र समाप्त करते हुए कहा। एवी जमीन पर लेटा हुआ जोर-जोर से सांस ले रहा था। गहन प्रशिक्षण के कारण उसके शरीर में काफी सुधार हुआ था, लेकिन फिर भी वह अपने शिक्षक के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहा था। तुम्हारे वे जैविक और साइबरनेटिक जादू वाकई बहुत जबरदस्त हैं। कोई भी सामान्य व्यक्ति तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। एवी ने गहरी सांसें लेते हुए शिकायत की। बिल्कुल सही, इसलिए मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि जब तुम्हारे पास पर्याप्त पैसे जमा हो जाएं तो कुछ खरीद लो। प्रतिक्रिया की गति बढ़ाना सबसे जरूरी है। कभी पता नहीं चलता कि कब कोई अप्रत्याशित घटना घट जाए और तुरंत प्रतिक्रिया देने की क्षमता सर्वोपरि है। एवी ने सहमति में सिर हिलाया। उसने सैकड़ों बार अनुभव किया था कि वो उससे कहीं ज्यादा तेजी से प्रतिक्रिया दे सकता है। फिर भी उस अनुभवी भाड़े के सैनिक ने एवी के प्रयासों की सराहना की। उसे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी था, लेकिन वह खुद एक सक्षम भाड़े का सैनिक बनने की सभी योग्यताओं को पूरा करता था। दिन भर के लिए एक दूसरे को अलविदा कहने के बाद एवी सीधे एसोसिएशन भवन में रिसेप्शन काउंटर की ओर चल पड़ा। यह उसका ऐसा पहला अनुभव था क्योंकि आमतौर पर वह किसी से बात किए बिना सीधे उसके पीछे ट्रेनिंग रूम में चला जाता था। स्वाभाविक रूप से इमारत में काम करने वाले सभी लोग और वहां आने जाने वाले कई अन्य भाड़े के सैनिक एवी को पहले से ही पहचानते थे और उसे अकेले रिसेप्शन की खिड़की की ओर आते देख उनका ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो गया। मैं एक भाड़े के सैनिक के रूप में पंजीकरण कराना चाहती हूं। काउंटर के पीछे बैठा हुआ व्यक्ति जिसके पास एवी गया था ने उस युवक की ओर ध्यान दिया और उसकी साइबरनेटिक बाईं आंख से खुल गई, मानो वह सामने वाले व्यक्ति को ध्यान से देख रहा हो। ये फॉर्म भरें, उस व्यक्ति ने संक्षिप्त रूप से कहा। उसने एवी को एक टर्मिनल दिया जिसमें पहले से ही आवश्यक जानकारी भरी हुई थी। बस हो गया, उससे पंजीकरण के लिए आवश्यक जानकारी प्राप्त कर चुके एवी ने बस अपने टर्मिनल को दिए गए टर्मिनल से जुड़ा और आवश्यक जानकारी भेज दी। कुछ ही मिनटों में प्रक्रिया पूरी हो गई और एवी एक नए 0 स्टार भाड़े के सैनिक के रूप में पंजीकृत हो गया। मेरा मानना है कि नए भाड़े के सैनिकों को अगर वे अपनी काबिलियत साबित कर सके तो सीधे 2 स्टार रैंक मिल जाती है। मैं यह आकलन देना चाहता हूं, एवी ने आत्मविश्वास से कहा। काउंटर पर काम कर रहे आदमी ने यह सुनकर अपनी भुजाओं पर उठा ली। बहुत कम लोग इस नियम का इस्तेमाल करते थे क्योंकि ज्यादातर नए पंजीकृत भाड़े के सैनिकों को इसकी जानकारी नहीं होती थी। यह एक तरह का अंदरूनी राज था। ठीक है, मैंने आपके लिए ट्रेनिंग कॉकपिट नंबर 3 में इंतजाम कर दिया है। पहले आपको एक स्टार प्रोग्राम को स्वीकार्य स्तर तक पूरा करना होगा और फिर पहले प्रोग्राम को पूरा करने के 3 मिनट बाद 2 स्टार प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। अगर आप दोनों प्रोग्राम पूरे कर लेते हैं तो आपकी रैंक स्थायी रूप से बढ़ा दी जाएगी। हालांकि अगर आप अभ्यास में अपनी रैंक की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते हैं तो संगठन के पास आपकी रैंक कम करने का अधिकार सुरक्षित है। एवी ने उस आदमी की बात सुनकर सिर हिलाया और परिचित अंदाज में ट्रेनिंग कॉकपिट की ओर चल पड़ा। उसने उसके साथ वहां सैकड़ों घंटे बिताए थे, इसलिए वह जगह उसके लिए लगभग दूसरे घर जैसी थी। अंदर जाकर कंप्यूटर चालू करने के बाद प्रोग्राम शुरू हो गया और उसके सामने की बड़ी स्क्रीन अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में लगभग अदृश्य हो गई। हाँ, मेरे जहाज के सभी नियंत्रण सही जगह पर हैं, सब कुछ ठीक लग रहा है। एवी ने यह सुनिश्चित करते हुए कहा कि उसके जहाज का डेटा ठीक से बन रहा है। कुछ ही क्षणों बाद उसके सेंसरों ने 2 दुश्मनों को आते हुए देखा। ठीक है, तो अगर तुम एक स्टार बनना चाहते हो तो तुम्हें कम से कम 2 औसत दर्जे के अंतरिक्ष समुद्री डाकुओं से निपटना आना चाहिए। अपने प्रतिद्वंदी के जहाजों का विवरण पढ़ने के बाद एवी बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ। उन दोनों छोटे जहाजों की गतिशीलता को छोड़कर बाकी सब कुछ उनकी अपेक्षा से कहीं कमतर था। अपने सामने लगे कंट्रोल पैनल पर कुछ ही झटके में इनपुट देते हुए एवी तेजी से आगे बढ़ा और दोनों की समुद्री लुटेरों को प्रतिक्रिया करने का मौका मिलते ही मार गिराया। उसका जहाज उनसे कहीं बेहतर था और अब जब उसे जहाज चलाने का काफी अनुभव हो चुका था तो 2 कमजोर लड़ाकू विमानों को मार गिराना उसके लिए बेहद आसान था। फिर 3 मिनट बीतने के बाद 2 स्टार रैंक उन्नति कार्यक्रम शुरू हो गया। इस बार एवी का सामना 4 समुद्री लुटेरों से हुआ जो थोड़े बेहतर हथियारों से लैस थे। हथियारों और रणनीति दोनों के मामले में ये उन 4 समुद्री लुटेरों से एक पायदान नीचे हैं जिन्हें मैंने कुछ महीने पहले मार गिराया था। मुझे लगता है कि वे अपने जैसे बाकी लोगों से थोड़े ज्यादा ताकतवर थे। कार्यक्रम की शत्रु सेनाओं का आकलन करने के बाद एवी ने टिप्पणी की। उससे उसने जो सीखा था उसके अनुसार औसत अंतरिक्ष समुद्री लुटेरों के पास पुराने नाविक जहाज होते थे जिन्हें उन्होंने तेज गति और थोड़ी मारक क्षमता के लिए संशोधित किया होता था। वे भारत के सैनिकों और एलायंस पुलिस की तरह युद्ध के लिए बने जहाजों से उड़ान नहीं भरते थे। हालांकि ये केवल औसत था, कभी-कभी समुद्री लुटेरों के कुछ ताकतवर गिरोह भी सामने आ जाते थे जिनके पास अच्छे जहाज होते थे। लेकिन ये लोग अपवाद नहीं है। उस द्वारा बनाए गए 4 सितारा रैंक उन्नति कार्यक्रम और कुछ अन्य कठिन प्रशिक्षणों में भाग लेने के बाद एवी ने आसानी से 4 नकली समुद्री डाकुओं को चकमा दिया और मार गिराया। सच कहूं तो यह इतना निराशाजनक था कि उसे लगभग निराशा ही हुई। फिर भी अब ये सब खत्म हो चुका था और उसे बस मोर्चे पर वापस जाकर अपनी रैंक अपडेट करवानी थी। हालांकि जैसे ही वह प्रशिक्षण कक्ष से बाहर निकला उसने देखा कि 4 भाड़े के सैनिक उसका इंतजार कर रहे हैं। वे सभी उसे परख रहे थे और उनमें से कोई भी दोस्ताना नहीं लग रहा था। अध्याय 17 पहला मिशन, तो तुम ही हो जिसे बुरे उसने प्रशिक्षित किया है। तुम उतने ताकतवर नहीं दिखते, एवी पर हमला करने वाले 4 भाड़े के सैनिकों में से एक ने कहा। वही छोटा गंजा आदमी था जिसकी नीली आंखें आश्चर्यजनक रूप से चमकदार थी जो उसके साथ बाहरी रूप में पीत लग रही थी। फिर भी एवी ने उस आदमी को कम नहीं आंका। उसने मोटे लड़ाकू कपड़े पहने थे और कमर पर 2 उच्च गुणवत्ता वाली लेजर पिस्तौलें थी। बाकी 3 भाड़े के सैनिक, 2 पुरुष और 1 महिला, युक्त नहीं सुसज्जित दिख रहे थे। ये स्पष्ट था कि वे नौसिखिया नहीं थे। अगर पिछले 2 महीनों में मैंने सचमुच नरक जैसी ट्रेनिंग ली होती तो मुझे यकीन है कि ये 4 मुझे काफी डरावने लगते, लेकिन उसकी तुलना में वे शायद ही खतरनाक लगते हैं। एवी ने सोचा। खैर, दिखावा धोखा दे सकता है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूं। एवी ने उनमें से प्रत्येक को एक निर्भीक मुस्कान दी और उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार किया। उसने उसे पहले ही बता दिया था कि कुछ भाड़े के सैनिक नए रंगरूपों को परेशान करना पसंद करते हैं और उनसे निपटने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि डटकर मुकाबला किया जाए और अगर वे फिर भी ऐसा करते रहे तो उन्हें अभ्यास युद्ध में हरा दिया जाए। हालांकि एवी की उम्मीद के विपरीत तनावपूर्ण माहौल जल्दी ही गायब हो गया और 4 भाड़े के सैनिक हंसने लगे। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम पहले से ही जानते हैं कि तुम काफी बहादुर हो। हर कोई उस द्वारा तुम्हारे साथ किए जा रहे पागलपन भरे कामों के बारे में बात कर रहा है। जो कोई भी उस आदमी के साथ तुम्हारी तरह इतनी देर तक टिक सकता है उसमें भाड़े का सैनिक बनने की सारी खूबियां जरूर हैं। हम बस ये देखना चाहते थे कि हम सब मिलकर तुम पर हमला करें तो तुम कैसी प्रतिक्रिया देते हो। इसके लिए माफ करना, समूह की इकलौती महिला ने कहा। उसके चेहरे पर पहले की नाराजगी के विपरीत अब एक सौम्य मुस्कान थी। ये सुनकर एवी को एहसास हुआ कि उसे बेवकूफ बनाया गया है। ये वरिष्ठ भाड़े के सैनिक वास्तव में कभी उसके प्रति शत्रुतापूर्ण नहीं थे और वे बस उसे चिढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे थे। बेशक अगर वे सचमुच उसकी क्षमताओं पर सवाल उठा रहे थे तो उसने सही तरीके से जवाब दिया था, लेकिन अगर वह सचमुच सफल होना चाहता था तो उसे उनकी चाल समझ लेनी चाहिए थी। मैं समझ गया और मुझे तो लगने लगा था कि मुझे आप सबको हराना पड़ेगा ताकि आप मुझे पहचाने। एवी ने कंधे उठाते हुए कहा। नहीं, हम एक काम पर निकलने वाले थे, इसके लिए समय नहीं था। समूह के मुखिया जिसके हरे रंग के नुकीले बाल थे और चेहरे पर एक गहरा निशान था ने कहा, अरे तुम तो 2 स्टार बनने के योग्य हो गए, है ना? लो, मैं तुम्हें उस अनुरोध का विवरण भेज देता हूं जिसे हमने स्वीकार किया है। इसमें अभी भी बहुत सी जगहें खाली हैं, इसलिए अगर तुम चाहो तो बेझिझक इसमें शामिल हो सकते हो। एवी ने तुरंत अधिक अनुभवी भाड़े के सैनिकों के साथ संपर्क जानकारी का आदान-प्रदान किया और उनके नेता ने उसे एक 2 सप्ताह के मिशन से संबंधित विवरण भेजा जिसमें 32 सितारा या उससे अधिक रैंक के भाड़े के सैनिकों को स्वीकार किया जा सकता था। स्वीकार करने से पहले इसे ध्यान से पढ़ लेना। वैसे मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी सलाह की जरूरत नहीं है क्योंकि उसी तुम्हें प्रशिक्षण दे रहा था। इतना कहकर वे चारों चले गए। मुझे लगता है कि मैंने ये सब ठीक से कर लिया। बाकी भाड़े के सैनिकों के जाने के बाद एवी ने गहरी सांस लेते हुए कहा। हालांकि उसके सामने खड़े होकर पारंपरिक जवाब देने पर उन्होंने तुरंत अपना रवैया बदल लिया था, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया के आधार पर हालात बहुत अलग हो सकते थे। उसे यकीन था कि अगर वह पीछे हट जाता या गुस्सा हो जाता तो वे इतनी आसानी से दोस्त नहीं बनते। मुझे उसको फिर से उन सभी चीजों के लिए धन्यवाद देना चाहिए जो उन्होंने मुझे सिखाई। अपने गुरु की शिक्षाओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए एवी ने उन दस्तावेजों को खोला जो 4 वरिष्ठ भाड़े के सैनिकों ने उसे भेजे थे और उन्हें पढ़ा। उसे आश्चर्य हुआ कि यह वास्तव में माइनिंग कंपनी से गार्डों के लिए अनुरोध था, वही समूह जिसे उसने कुछ समय पहले समुद्री डाकुओं द्वारा तबाह होते देखा था।
बात समझ में आती है। मुझे यकीन है कि इसके बाद उन्हें अपनी छवि बनाए रखने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा लगानी पड़ेगी ताकि ऐसी घटना दोबारा न हो। एवी ने सोचा। कई मध्यम श्रेणी के भाड़े के सैनिकों को काम पर रखना स्वाभाविक रूप से महंगा था और इससे उनके मुनाफे पर असर पड़ता। लेकिन अगर कंपनी के कर्मचारी क्षुद्रग्रह क्षेत्र में जाने से इनकार कर देते तो वे एक भी ट्रेनिंग नहीं कमा पाते। एवी इस अनुरोध से पहले से ही कुछ जुड़ाव होने के कारण इसे स्वीकार करने का फैसला किया। इस बात की अच्छी संभावना थी कि यह काफी युवा होगा क्योंकि उसे बस एक निश्चित क्षेत्र में गश्त करनी होगी और कुछ होने की कोई गारंटी नहीं थी। फिर भी यह एक अच्छा मिशन होगा जो बहुत कठिन नहीं होगा और अच्छी कमाई भी देगा। अपना फैसला लेने के बाद एवी रिसेप्शन काउंटर पर वापस चला गया ताकि 2 सितारा भाड़े के सैनिक के रूप में अपनी पदोन्नति पूरी कर सके और दिलुक माइनिंग के लिए एक सप्ताह की सुरक्षा सेवा के लिए पंजीकरण करा सके। जब एवी उसी व्यक्ति के पास पहुंचा जिसने उसका पंजीकरण किया था तो उसका उदासीन भाव पूरी तरह गायब हो चुका था और वह एवी को एक चमकती हुई नजर से देख रहा था। वाह, मैंने पहले कभी किसी को 2 स्टार एडवांसमेंट प्रोग्राम को इतनी आसानी से पार करते नहीं देखा। तुमने इस शाखा में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। रिसेप्शनिस्ट ने उत्साह से अपने मॉनिटर की स्क्रीन घुमा दी ताकि एवी उसे देख सके। वहां उसने अपना नाम एक लंबी सूची में सबसे ऊपर पाया जिसमें चाणक्य समुद्री डाकुओं को हराने में लगे समय का विवरण था। सच कहूं तो उसे नहीं लगता था कि उसने जो हासिल किया वह विशेष रूप से प्रभावशाली था और उसने केवल कुछ सेकंड के अंदर से रिकॉर्ड बनाया था। उसके ठीक नीचे दर्जनों अन्य नाम थे जिनका समय लगभग समान था। फिर भी वह उस व्यक्ति के उत्साह को कम करने के लिए कुछ नहीं कहने वाला था। ऐसा करने से कोई फायदा नहीं होता। मुझे खुशी है कि आपको मेरा छोटा सा प्रदर्शन पसंद आया। अब क्या हम मेरी पदोन्नति पूरी कर सकते हैं? मुझे एक नौकरी के लिए आवेदन करना है जिसके लिए मुझे 2 स्टार रैंक की आवश्यकता है। एवी ने उस आदमी को वापस उसके काम की ओर ले जाते हुए कहा। शुक्र है कि रिसेप्शनिस्ट पेशेवर थी और उसने तुरंत आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी कर दी। ठीक है, सब कुछ तैयार है। दिलुक माइनिंग अगले 3 घंटों में आपका इंतजार कर रही होगी। आपके पहले असाइनमेंट के लिए शुभकामनाएं। अध्याय 18 पहला मिशन 2 एवी अपने जहाज के पायलट की कुर्सी पर बैठ गया और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने अपना अधिकांश समय मर्चेंट एसोसिएशन शाखा के प्रशिक्षण कॉकपिट में बिताया था और पिछले कुछ महीनों में उसने अपने असली जहाज को कुछ ही बार उड़ाया था। एसोसिएशन की सुविधाओं ने इसे अच्छी तरह से बनाया है लेकिन असली चीज की कोई बराबरी नहीं है। एवी ने जनरेटर चालू करते हुए और जहाज को चालू करते हुए बताया। एक त्वरित डायग्नोस्टिक चलाने और यह सुनिश्चित करने के बाद कि उसके ऊर्जा और गोला बारूद के भंडार भरे हुए हैं उसने स्टेशन छोड़ने का अनुरोध भेजा और स्वीकृति की प्रतीक्षा की। लगभग 2 मिनट बाद उसे जाने की हरी झंडी मिल गई और उसने यान के नियंत्रण सक्रिय कर दिए। वह पहले धीरे-धीरे हैंगर से बाहर निकला जब तक कि वह खुद को अंतरिक्ष के अनंत विस्तार में वापस नहीं पा गया। हर दिशा में तारों की हल्की चमक थी और अपनी दाईं ओर एवी को कुछ मिलियन किलोमीटर दूर एक शानदार गहरे लाल रंग का नेबुला दिखाई दे रहा था। कुछ मिनटों के लिए वह ह्यूस्टन 2 के ठीक बाहर के अद्भुत नजारों को निहारता रहा। उसने ये सब कई बार देखा था लेकिन फिर भी जब भी वह इन्हें देखता मंत्रमुग्ध हो जाता। यही एक कारण है कि मैं अंतरिक्ष में जाने से खुद को रोक नहीं पाता। आकाशीय दृश्यों का भरपूर आनंद लेने के बाद एवी ने मॉर्निंग शुगर बैग में स्थित दिलुक माइनिंग के ऑपरेशन के निर्देशांक ऑनबोर्ड कंप्यूटर में डाले। लाइट स्पीड ड्राइव के चार्ज होने की हल्की सी गूंज उसके कानों में गूंज उठी और एक पल बाद ही वह तेजी से आगे बढ़ा और उसके चारों ओर सब कुछ धुंधला होने लगा। अब सुरक्षित रूप से अपने रास्ते पर चलते हुए एवी ने अपने टर्मिनल से कुछ संगीत डाउनलोड किया। एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते समय खाली समय में अपने पसंदीदा गाने सुनना उसे सुकून देता था। मुझे लगता है कि मैं इस क्षेत्र में समुद्री डाकुओं की गतिविधियों की रिपोर्ट भी देख सकता हूं। एवी ने सोचा। उसने उसे सलाह दी थी कि वह इस क्षेत्र में किसी भी आपराधिक गतिविधि के बारे में हमेशा अपडेट रहे। भाड़े के सैनिकों के लिए अनेक प्रकार के काम थे लेकिन अपराधियों का पीछा करना या दूसरों को उनसे बचाना सबसे आम काम था। जब तक लोगों में बुराइयां और लालच की प्यास रहेगी तब तक ऐसे लोग भी मौजूद रहेंगे जो अपने फायदे के लिए सबसे जघन्य कृत्य करने को तैयार रहेंगे। फिर भी एवी के लिए अंतरिक्ष समुद्री डाकू मानो उड़ते हुए गुल्लक थे जिन्हें फोड़ने का इंतजार था। उनमें से कई पर इनाम रखा गया था और जहाजों को नष्ट करने के बाद उन पर जो भी कीमती सामान बचता था उसकी जानकारी एवी को रहती थी। लगभग 30 मिनट में एवी आखिरकार दिलुक माइनिंग द्वारा स्थापित चौकी के पास पहुंच गया। यहीं पर सभी कच्चे अयस्क का भंडारण और प्रसंस्करण किया जाता था फिर उसे पूरे लाइन्स में भेजा जाता था। प्रकाश की गति से बाहर निकलते ही एवी को चौकी से एक संदेश प्राप्त हुआ। उसमें कोई औपचारिकता नहीं थी, बस इतना लिखा था कि उसे किस क्षेत्र में गश्त करनी है और कितने समय तक करनी है। उसने तुरंत बेस को पुष्टि भेज दी और निगरानी के लिए निर्धारित क्षेत्र की ओर चल पड़ा। वे सचमुच बहुत जल्दी काम पर लौट आए। बड़ी हुई सुरक्षा के अलावा आप ये बता ही नहीं सकते कि दिलुक माइनिंग ने कुछ महीने पहले ही अपने लगभग 1 तिहाई कर्मचारियों को खो दिया था। स्वाभाविक रूप से एवी ने उस त्रासदी की जांच की जिसका उसे पता चला था। उस दिन खनन जहाजों और दिलुक माइनिंग के निजी सुरक्षा बल के बीच हुए हमले में लगभग 200 लोग मारे गए थे। समुद्री लुटेरों के हमले में दर्जनों जहाज नष्ट हो गए थे और एवी द्वारा नष्ट किए गए 4 जहाजों के अलावा बाकी सभी लुटेरे भाग गए थे। बेशक एलायंस पुलिस इसमें शामिल हो गई लेकिन अंतरिक्ष लुटेरे जानते थे कि अधिकारियों के पीछा करने पर खुद को कैसे छिपाना है। वे ऐसे लोग थे जो केवल आसान लड़ाई ही लड़ते थे। मैं 2 स्टार मर्चेंट एवी हूं। जहाज का नाम डार्कलेस है। मैं इस क्षेत्र की सुरक्षा के लिए यहां हूं। एवी ने पास के खनन पोत को संदेश भेजा। धन्यवाद डार्कलेस, हमें आपकी मौजूदगी से खुशी है। खनन दल के सुपरवाइजर ने जवाब दिया। एवी को बताया गया कि अगर उसके पास खनन उपकरण है तो वह खुद भी कुछ ऐसे इकट्ठा कर सकता है। भाड़े के सैनिकों को काम पर रखने वाली अधिकांश खनन कंपनियां ये छोटा सा अतिरिक्त लाभ देती थी। हालांकि एवी से उम्मीद की जाती थी कि वह किसी भी खतरे का सामना करने के लिए सब कुछ छोड़कर तुरंत कार्रवाई करेगा। दुर्भाग्य से एवी के जहाज जिसका नाम उसने डार्कलेस रखा था में कोई खनन उपकरण नहीं थे। ये पूरी तरह से सैन्य उपयोग के लिए तैयार किया गया था और एवी के पास इसमें कोई बदलाव करने के लिए पैसे नहीं थे। इसलिए प्रस्ताव के लिए आभारी होने के बावजूद एवी को इसे अस्वीकार करना पड़ा। इसके बजाय उसने जिस खनन पोत की वह रखवाली कर रहा था उसके चारों ओर एक गश्ती मार्ग निर्धारित किया और जहाज के सिस्टम को बाकी काम संभालने दिया। अब बस इंतजार करना है। अगर कुछ नहीं होता है तो मुझे बिना कुछ ज्यादा किए अपने समय का भुगतान मिल जाएगा और अगर कुछ होता है तो मुझे इनाम और लूट के रूप में बोनस मिलेगा। एवी ने अपनी कुर्सी पर पीछे झुकते हुए कहा। किसी भी देखने वाले को लग सकता था कि वह काम में ढिलाई कर रहा है लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। डार्कलेस के सेंसर निस्संदेह किसी भी आने वाले यानी आंतरिक राक्षसों का पता लगा लेते। चाहे वह कितना भी सतर्क रहता, यह संभव था कि वह अपने जहाज के कंप्यूटर से पहले कुछ भी देख पाता। हर समय सतर्क रहने से वह थक ही जाता। अगले 16 घंटों तक एवी बस अपने निर्धारित क्षेत्र में ही रहा और खनन जहाजों पर नजर रखता रहा। इस दौरान कुछ खास नहीं हुआ और आखिरकार उसकी दिन की ड्यूटी खत्म हो गई। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि वह जा सकता था, बस इतना था कि फिलहाल उसकी ड्यूटी खत्म हो गई थी। अब उसके पास सोने के लिए 8 घंटे का समय था और फिर उसे वापस पहरा देना होगा। एक खनन पोत के जाने के तुरंत बाद दूसरा उसकी जगह ले लेता था। हर समय एवी के आसपास कम से कम कुछ लोग मौजूद रहते थे। ठीक है, मैं बाकी भाड़े के सैनिकों पर काम छोड़ सकता हूं। अब आराम करने का समय है। कप्तान के कमरे में बिस्तर पर लेते हुए एवी ने सोचा। लेकिन जैसे ही उसका सिर तकिए पर लगा उसे डार्कलेस के कंप्यूटर से एक संदेश मिला। जाहिर तौर पर 21 अज्ञात वस्तुएं बहुत तेजी से उसकी ओर बढ़ रही थी। अध्याय 19 प्रभुत्व कॉकपिट में वापस आकर एवी जल्दी से पायलट की सीट पर बैठ गया और सेंसर रीडिंग देखने लगा। लगता है कोई दूसरा जहाज आ रहा है। सभी छोटे जहाज हैं। वे इतनी दूर हैं कि यह पहचानना मुश्किल है कि वे मित्र हैं या नहीं। एवी ने डार्कलेस के जनरेटर को पूरी शक्ति पर चालू करते हुए और खुद को खनन जहाजों और तेजी से पास आ रहे जहाजों के बीच में लाते हुए कहा। उसके कार्रवाई शुरू करने के कुछ ही क्षण बाद उस क्षेत्र में गश्त कर रहे अन्य 2 भाड़े के सैनिकों ने देखा कि कुछ गड़बड़ है। एवी की तरह वे दोनों भी 2 सितारा सैनिक थे, हालांकि उनके पास एवी से कहीं अधिक अनुभव था। कुछ संक्षिप्त संदेशों के साथ उन तीनों ने मिलकर सर्वोत्तम संभव रक्षात्मक रणनीति बनाई। इसके बाद एवी ने आने वाले जहाजों को संदेश भेजा। यह एवी ऑस्ट्रेलिया है, 2 सितारा भाड़े का सैनिक जिसे इस क्षेत्र में खनन जहाजों की रक्षा करने का अनुबंध मिला है। रुकें और अपनी पहचान बताएं। यह क्षेत्र दिलुक माइनिंग के अधिकार क्षेत्र में है। एवी ने कुछ सेकंड तक जवाब का इंतजार किया लेकिन कुछ नहीं आया। सौभाग्य से या शायद दुर्भाग्य से कुछ ही देर में उसके सेंस आने वाले यानों के संकेतों को पढ़ने में सक्षम हो गए। तुरंत ही उसे सिस्टम से एक अलर्ट मिला कि लगभग सभी जहाज समुद्री लुटेरे थे जिन पर इनाम रखा गया था। चेहरे पर शिकन लिए एवी ने ये जानकारी अन्य भाड़े के सैनिकों और खनन पोतों को भेजी। धिक्कार है 21 हम 3 लोगों के लिए इनसे निपटना बहुत मुश्किल है। एक भाड़े के सैनिक ने संचार प्रणाली पर कहा। जब तक अतिरिक्त सहायता नहीं आ जाती हमें काम चलाना होगा। मैंने सहायता के लिए पहले ही संदेश भेज दिया है, दूसरे ने जवाब दिया। एवी उनकी आवाज़ों में तनाव महसूस कर सकता था। एक 2 सितारा भाड़े के सैनिक से उम्मीद की जाती थी कि वह आसानी से 4 औसत दर्जे के अंतरिक्ष समुद्री लुटेरों को हरा देगा। हालांकि आमतौर पर उनके लिए एक साथ 6 से ज्यादा का सामना करना मुश्किल होता था। उनके दुश्मनों के पास उनमें से हर एक के मुकाबले 7 थे, जिसका मतलब था कि ज्यादातर 2 सितारा सैनिकों के लिए यह एक कठिन लड़ाई होगी। और ये समुद्री डाकू औसत से थोड़े बेहतर हैं। उनके हथियार उतने प्रभावशाली नहीं है लेकिन उनकी सुरक्षा और कवच को अपग्रेड किया गया है, एवी ने कहा।
उसके पास अभी भी उन 4 समुद्री डाकुओं का डेटा था जिन्हें उसने कुछ महीने पहले मार गिराया था, और उसने पाया कि उन पर हमला करने वाले समूह का अधिकांश हिस्सा थोड़ा ज्यादा शक्तिशाली था। हर जहाज में कुछ छोटी-छोटी कमियां ही थी जो उन्हें थोड़ा बेहतर बनाती थी, लेकिन जब सभी 21 समुद्री डाकुओं को ध्यान में रखा जाए तो इससे काफी फर्क पड़ता है। इंटरसेप्ट करने के लिए लगभग 2 मिनट बचे होने पर एवी ने एक अहम फैसला लिया। अगर हम मोर्चा संभाले रहे तो हम सबकी रक्षा नहीं कर पाएंगे। वे बहुत ज्यादा हैं, इसलिए मैं जाकर उन्हें तितर-बितर कर दूंगा। जो भी मुझसे बचकर भागे उसे पकड़ लूंगा और खनिकों का पीछा करूंगा। रुको, क्या तुम पागल हो गए हो? ये हीरो बनने का समय नहीं है, तुम खुद को मरवा लोगे। भाड़ी के सैनिकों में से एक चिल्लाया, एवी को उसके इरादे से रोकने की कोशिश करते हुए। हालांकि एवी ने मन बना लिया था, जिन लोगों की रक्षा के लिए उन्हें काम पर रखा गया था उनकी रक्षा करने का यही एकमात्र तरीका था। खनन पोत में मजबूत सुरक्षा व्यवस्था थी, लेकिन कोई हथियार नहीं थे। अगर समुद्री डाकू उन तक पहुंच गए तो उनका विनाश निश्चित था। बाकी 2 भाड़ी के सैनिकों के समझाने का मौका मिले बिना एवी जितनी तेजी से हो सकता था क्षुद्रग्रह क्षेत्र से होते हुए निकल पड़ा। अब ज्यादा देर नहीं लगेगी जब उसका सामना अंतरिक्ष समुद्री डाकुओं के एक दस्ते से होगा। वाह, यहाँ तो एक पागल सा आदमी है। क्या वो इतना डर गया कि उसने गलत कोऑर्डिनेट डाल दिए और भागते-भागते सीधे हमारी तरफ आया? खैर, ये तो इस इलाके की रखवाली कर रहे 3 भाड़ी के सैनिकों में से एक है, लेकिन उस जहाज में तो कोई हथियार भी नहीं दिख रहे। शायद भाड़ी के सैनिक पहले जैसे नहीं रहे। हाँ, चलो इन्हें खत्म करते हैं और आगे जाकर उन छोटे लूट के बक्सों को खोलते हैं। पिछली बार हमें ढेर सारा यश मिला था और हमने खूब मौज मस्ती की थी। जैसे ही एवी पास आया, समुद्री लुटेरे उसका मजाक उड़ाने और उसे गालियां देने लगे। लेकिन जैसे ही पहला समुद्री लुटेरा हथियारों की रेंज में आया, उनका ताना मारना बंद हो गया। 3 अलग-अलग जहाजों को निशाना बनाकर एवी ने अपने आगे वाले भारी लेजर तोपों का ट्रिगर दबा दिया। तीनों शक्तिशाली सैन्य श्रेणी के हथियार एक पल के लिए तेजी से चमके, फिर जबरदस्त ऊर्जा के धमाके किए। समुद्री लुटेरों ने आने वाले हमलों को भांप लिया, लेकिन जिन 3 को निशाना बनाया गया था उनके लिए बहुत देर हो चुकी थी। 2 जहाज पल भर में नष्ट हो गए और भीषण आग के विस्फोटों में बदल गए। तीसरा जहाज, जिसमें थोड़ी मजबूत ढाल और कवच था, किसी तरह बच गया। हालांकि वह पूरी तरह से निष्क्रिय हो गया था और अंदर मौजूद व्यक्ति बिना जीवन रक्षक उपकरणों के शायद ही ज्यादा देर तक जीवित रह पाता। अचानक शोरगुल भरा वाइड बैंड संचार ठप हो गया। एक ही झटके में एवी ने अपनी ताकत साबित कर दी। बचे हुए समुद्री डाकू बेहतर स्थिति में आने और डांटलेस को घेरने के लिए भाग दौड़ करने लगे। अब बहुत देर हो चुकी है। एवी ने जहाज के नियंत्रणों का कुशलतापूर्वक उपयोग करते हुए उनके गठन के सबसे कमजोर हिस्से की ओर बढ़ते हुए कहा। किरणें, मिसाइलें और अन्य प्रक्षेपास्त्र भारी बारिश की तरह उसकी ओर आ रहे थे, लेकिन एवी उसे नहीं लगा। एवी ने कुशलता से क्षुद्रग्रह क्षेत्र से उड़ान भरी और अपने विरोधियों के निशाने को बिगाड़ने के लिए फ्लेयर्स और चैक्स का इस्तेमाल किया। जल्द ही उसने अपने लेजर तोपों से एक और हमला किया और 3 और समुद्री लुटेरे मारे गए। अगर तुम इतने करीब हो तो मेरे पीछे आने की कोशिश बेकार है। 5 समुद्री लुटेरे एवी के चालाक दांव पेच और विनाशकारी चैफ और फ्लेयर्स का जवाब देने के लिए डांटलेस को घेरकर उस पर करीब से गोलीबारी करने लगे थे। लेकिन अब वे उसके पीछे लगी स्कैटर गनों की रेंज में आ गए थे, जिन्हें खास इसी मकसद के लिए बनाया गया था। स्कैटर गनों से 2 गोलाकार गोले निकले और फटने से पहले थोड़ी दूर तक गए। फोर्स फील्ड को भेजने वाली धातु से बने तेज गति वाले छर्रों ने 5 समुद्री लुटेरों के जहाजों को चलनी कर दिया और उनकी सुरक्षा को सीधे भेज दिया। कई मायनों में ये लेजर हथियारों से कहीं ज्यादा क्रूर हमला था। क्षतिग्रस्त जहाजों में दर्जनों छेद हो गए थे। एक समुद्री लुटेरा बच भी गया, लेकिन उसके संचार उपकरणों से आ रही चीखों से पता चलता है कि यह कोई चमत्कारिक भाग्य नहीं था, बल्कि एक भयानक नियति थी जो उसे धीरे-धीरे और दर्दनाक मौत की ओर ले जाएगी। धतेरे की, ये तो राक्षस है। चलो यहाँ से चलते हैं। हमें इसके बारे में नहीं बताया गया था। एवी ने 1 मिनट से भी कम समय में हमलावर दल के आधे सदस्यों को मार गिराया और बचे हुए 10 समुद्री डाकू तेजी से मुड़कर भागने लगे। तकनीकी रूप से एवी उन्हें समय जाने दे सकता था क्योंकि उसका काम केवल विपरीत दिशा में मौजूद खनन जहाजों की रक्षा करना था। फिर भी बाकी बचे समुद्री डाकुओं को न मारना उसकी बड़ी गलती होती। उनमें से 9 पर 3 से 18,000 ट्रेनिंग का इनाम था। उन सभी को मार गिराने से उसे 1 हफ्ते की सुरक्षा ड्यूटी से भी ज्यादा रकम मिल जाती। अध्याय 20 प्रभुत्व 2 एवी ने भागते हुए समुद्री डाकुओं का पीछा किया और अपनी भारी लेजर तोपों से आसानी से 3 और को मार गिराया। समुद्री डाकुओं में से एक, जो अपना वाइड बैंड संचार बंद करना भूल गया था, चिल्लाया, मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता, बार-बार। ये देखकर एवी को उन पर थोड़ी दया आ गई, लगभग। फिर भी चाहे अंतरिक्ष समुद्री डाकू मरने से पहले कितना भी चिल्लाएं और विलाप करें, यह इस तथ्य को नहीं बदलता कि वे नीच लोग थे जो लाभ या आनंद के लिए कल्पना से परे सबसे जघन्य अत्याचार करने को तैयार थे। अपनी जान बचाने के लिए चिल्ला रहे उस समुद्री डाकू के सिर पर 14,000 ट्रेनिंग का इनाम था। दर्जनों लोगों को मारे बिना उसने यह इनाम हासिल नहीं किया होगा। उसने कभी किसी पर दया नहीं दिखाई थी। इसलिए एवी भी पीछे नहीं हटने वाला था। इन लोगों के प्रति सहानुभूति दिखाने से वे भाग जाते और भी लोगों को नुकसान पहुंचाते। केवल 7 बचे होने पर शेष अंतरिक्ष समुद्री डाकू वास्तव में घबरा गए। जिस फॉर्मेशन में वे पहले उड़ रहे थे वह पूरी तरह टूट गया और वे सभी अलग-अलग दिशाओं में जाने लगे। शायद वे उन कुछ भाग्यशाली लोगों में से एक हो जो बच निकले। उनमें से कुछ खनिकों की ओर वापस जाते हुए प्रतीत हुए ताकि वे चारा बन सकें। हालांकि एवी ने उन्हें पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। इलाके में मौजूद बाकी 2 भाड़ी के सैनिक उनसे निपट लेंगे और एवी को यकीन था कि वे इस आसान इनाम का आनंद लेंगे। ऑटो ट्रेक को आजमाने का ये सबसे अच्छा समय है, एवी ने सोचा। अब तक टॉर्पीडो लॉन्चर के अलावा यह आखिरी हथियार था जिसका उसने सिमुलेटेड ट्रेनिंग के अलावा इस्तेमाल नहीं किया था। इसका गोला बारूद महंगा था क्योंकि यह तेज गति से एंटी फोर्स राउंड फायर करता था और इसे इस्तेमाल करने में कोई खास संतुष्टि नहीं मिलती थी क्योंकि यह पूरी तरह से स्वचालित रूप से काम करता था। एवी को बस लक्ष्य निर्धारित करने और इसे फायर करने देने की जरूरत होती थी। बेशक इसका मतलब यह था कि यह कोई बीकन और चैफ जैसी चीजों से बाधित होने की अधिक संभावना रखता था। हालांकि डाउनप्लेस पर लगे सेंसर समुद्री लुटेरों द्वारा अपनाए जाने वाले किसी भी जवाबी उपाय को भेजने के लिए पर्याप्त थे। जहाज के ऊपरी हिस्से से पिछले हिस्से की ओर स्वचालित बुर्ज ऊपर उठा और कंप्यूटर द्वारा निशाना साधते ही घूमने लगा। डाउनप्लेस के नवीनतम हथियार का पता चलते ही सभी समुद्री लुटेरे तेजी से इधर-उधर भागने लगे और सुरक्षात्मक उपाय सक्रिय करने लगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विद्युत चुंबकीय प्रक्षेपण ने समुद्री लुटेरों की ओर तेजी से गोले दागने शुरू कर दिए। सभी ने बचने की पूरी कोशिश की और यह स्वीकार करना होगा कि अधिकांश गोले चूक गए क्योंकि हालांकि वे तेजी से चल रहे थे, लेकिन लेजर की तुलना में उनकी गति बहुत धीमी थी, जो प्रकाश की गति से चलती है। फिर भी एक ही गोली समुद्री लुटेरों की ढालों को भेदते हुए उनके जहाजों को भारी नुकसान पहुंचाने में कामयाब रही। एक ही बार के बाद कई और गोलियां आईं और उन्होंने क्षतिग्रस्त जहाजों को पूरी तरह नष्ट कर दिया। ऑटो ट्रेक को बचे हुए कुछ समुद्री लुटेरों को खत्म करने और उनके जहाजों को चलनी करने में आधा मिनट भी नहीं लगा। ठीक है, मैंने उन सभी को चिन्हित कर लिया है जिन्हें मैंने मार गिराया है। मुझे वापस जाकर यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि सब ठीक है, उसके बाद ही मैं उन सभी को लूटूंगा। खतरा टलने के बाद एवी ने अपने जहाज को घुमाया और उस जगह की ओर गया जहां खनन जहाज और 2 अन्य भाड़ी के सैनिक छिपे हुए थे। जब वह वहां पहुंचा तो उसने पाया कि उसे बचकर निकले दोनों समुद्री लुटेरे पहले ही नष्ट हो चुके थे और अंतरिक्ष में के रूप में तैर रहे थे। यार, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने माहिर हो। जब मैंने अपने सेंसर लॉक पढ़े तो मुझे लगभग यकीन ही नहीं हुआ। तुमने ये कैसे किया? हाँ, यह मानना मुश्किल है कि तुम भी हमारी तरह 2 सितारा सैनिक हो। हम भी कोई कमजोर नहीं है, लेकिन तुमने 21 अंतरिक्ष समुद्री डाकुओं का सामना किया और बिना एक भी चोट खाए उन्हें हरा दिया। बाकी दोनों भाड़ी के सैनिक एवी के शक्ति प्रदर्शन और कौशल की प्रशंसा करने लगे। उसने जो दिखाया था वह निश्चित रूप से उनके रैंक के औसत भाड़ी के सैनिक की क्षमता से कहीं अधिक था। एवी का पहला विचार था कि वह विनम्र रहे और अपनी उपलब्धियों को कम करके बताए। वैसे भी वह शेखी बढ़ाने वाला व्यक्ति नहीं था। हाल तक वह अंतरिक्ष में सबसे निचले पायदान पर था। फिर भी उसने उसे समझाया था कि भाड़ी के सैनिकों को कोई बड़ा कारनामा करने पर गर्व करना चाहिए। विनम्रता को अक्सर अहंकार समझा जाता है। खैर, वे समुद्री डाकू 4 सितारा रैंक उन्नति कार्यक्रम के सामने कुछ भी नहीं थे। वे बहुत धीरे चलते थे और उनके हथियार तो न के बराबर ही खतरा थे। ये स्पष्ट था कि मैं उन्हें बिना पसीना बहाए मार गिरा सकता था। एवी ने कहा, रुको, मुझे अभी याद आया। क्या तुम वही लड़के नहीं हो जिसे उस ट्रेनिंग दे रहा है? वाह, लगता है यही होता है एक उच्च पदस्थ अधिकारी के प्रशिक्षण और एक अच्छे जहाज का कमाल। ईर्ष्या करने के बजाय बाकी दोनों भाड़ी के सैनिकों ने एवी के प्रयासों की सराहना की। हालांकि वो सेवानिवृत्त हो चुका था, लेकिन वह इस क्षेत्र का सबसे उच्च पदस्थ भाड़ी का सैनिक था। वह इस सेक्टर में एक किंवदंती जैसा था और कई युवा भाड़ी के सैनिक उसे अपना आदर्श मानते थे। हालांकि उसके विशाल शरीर और दबदबे वाले व्यक्तित्व के कारण कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। सिर्फ उसके अधीन प्रशिक्षण लेने से एवी को उसकी तरह थोड़ी बहुत पहचान मिल गई थी। कुछ मिनट तक अन्य भाड़ी के सैनिकों से बात करने और खनिकों को उनकी सुरक्षा का आश्वासन देने के बाद एवी उन समुद्री लुटेरों के जहाजों की ओर वापस चल पड़ा जिन्हें उसने डुबोया था ताकि उनके माल भंडार में मौजूद किसी भी मूल्यवान लूट को इकट्ठा कर सके। लगता है मैंने बहुत सारा सामान नष्ट कर दिया है, लेकिन कुछ चीजें काम की हैं। एवी ने हरियाणा के मलबे तक पहुंचने के लिए सबसे अच्छा रास्ता तय किया और फिर बाकी काम कंप्यूटर पर छोड़ दिया।
जब वह अपने द्वारा नष्ट किए गए समुद्री डाकुओं में से किसी एक के पास पहुंचा तो डांटले सूख जाता और आधा दर्जन संग्रह ड्रोन छोड़ देता। ये निश्चित रूप से उन सस्ते ड्रोनों से कहीं ज्यादा तेज चलते हैं जिनका इस्तेमाल मैं कबाड़ इकट्ठा करने के समय करता था। एवी ने उन ड्रोनों को काम करते देखकर आश्चर्य व्यक्त किया। उसे अपना कार्गो होल्ड तरह तरह की चीजों से भरने में 1 घंटे से भी कम समय लगा। सही सलामत हथियारों से लेकर सील बंद शराब के डिब्बों तक जो भी चीज वह अच्छी खासी कीमत पर ट्रेनिंग में बेच सकता था वह उसके साथ ह्यूस्टन 2 वापस आ रही थी। एयोप्या की मात्रा ये की मुख्य बातें। जब एवी वापस उस जगह पहुंचा जहां खनन पोत और उसके 2 अन्य भाड़े के सैनिक पहरा दे रहे थे तो उसे पता चला कि यह कोई अकेली घटना नहीं थी। दिलुक माइनिंग की अधिकांश टीमों पर लगभग एक ही समय में अंतरिक्ष समुद्री लुटेरों ने संबंधित हमला किया था। इस हमले के कारण किसी भी क्षेत्र में अतिरिक्त सहायता नहीं पहुंच पाई और यही वजह थी कि एवी और उसके साथ मौजूद 2 भाड़े के सैनिकों की मदद के लिए कोई नहीं पहुंचा। सौभाग्य से वे बिना किसी हताहत के हमले को विफल करने में सफल रहे लेकिन अन्य टीमों के साथ ऐसा नहीं हुआ। दिलुक माइनिंग द्वारा नियुक्त लगभग 5वां हिस्सा भाड़े के सैनिक मारे गए थे और सुरक्षा के अभाव में बाकी कर्मचारी भी मारे गए। हालांकि अधिकांश समुद्री लुटेरे नष्ट हो गए या खदेड़ दिए गए फिर भी यह सैनिकों और जनशक्ति का एक बड़ा नुकसान था। स्थिति इतनी गंभीर थी कि दिलुक माइनिंग को कुछ दिनों के लिए अपना काम रोकना पड़ा और अपने खनन कर्मियों और अनुबंध के तहत नियुक्त भाड़े के सैनिकों को फिर से नियुक्त करना पड़ा। ये सारे समुद्री लुटेरे कहां से आ रहे हैं? एवी ने भेजे गए रिपोर्ट पढ़ते हुए बताया। जाहिर है दिलुक माइनिंग द्वारा नियुक्त भाड़े के सैनिकों और निजी सुरक्षा कर्मियों के पास अधिकांश समुद्री लुटेरों की तुलना में कहीं बेहतर कौशल और उपकरण थे। इसका मतलब था कि अपराधियों के लिए उन्हें हराने का एकमात्र तरीका उनकी भारी संख्या थी। एवी को जो जानकारी मिली उसके अनुसार इस हमले में 600 से अधिक अंतरिक्ष समुद्री लुटेरों ने भाग लिया था। इसका मतलब था कि यह किसी छोटे या मध्यम आकार के समूह का काम नहीं था। ये तो मानो एक तरह का प्रकोप था। इस क्षेत्र में इस तरह की समुद्री लुटेरों की गतिविधि लगभग 25 वर्षों से नहीं हुई है। यह महज एक संयोग नहीं हो सकता। एवी ने उससे सीखी हुई बातों का इस्तेमाल किया और उसने डांटले से कंप्यूटर पर डाउनलोड किए गए भारी मात्रा में डेटा को तेजी से छांटा। आमतौर पर वह केवल सौरमंडल और आसपास के क्षेत्रों में होने वाली घटनाओं पर ही ध्यान केंद्रित करता था लेकिन इस बार वह दूर दूर तक खोज कर रहा था। अंतरिक्ष समुद्री लुटेरे आमतौर पर सरल प्राणी होते हैं। वे कुछ ही कारणों से एक क्षेत्र में एकत्रित होते हैं। लगता है मेरा अंदाजा सही था। यहाँ से कुछ ही दूरी पर स्थित 3 इलाकों में हाल ही में कार्रवाई हुई और उन्होंने परेशानी पैदा करने वाले समुद्री लुटेरों को लगभग पूरी तरह से खत्म कर दिया। मेरा मानना है कि बचे हुए सभी लुटेरे ह्यूस्टन सिस्टम के पास इकट्ठा हुए होंगे। एवी ने सोचा। उसने उसे बताया था कि चाहे समुद्री लुटेरों का सफाया कितना भी जोरदार क्यों न हो जाए कुछ हमेशा बच निकलते हैं और कहीं और परेशानी खड़ी कर देते हैं। कभी-कभी इससे समस्या पूरी तरह खत्म होने के बजाय बस दूसरी जगह चली जाती है। फिर भी उनके इस रास्ते आने का कोई कारण तो होना ही चाहिए। अंतरिक्ष लुटेरे अक्सर बहुत बुद्धिमान नहीं होते थे लेकिन उनमें से कम कुछ में इतनी बुद्धि तो होनी ही चाहिए थी कि वे अपने अभियानों को अंदरूनी तौर पर विफल होने से बचा सकें। दिलुक माइनिंग से नए आदेशों का इंतजार करते हुए एवी ने समुद्री लुटेरों की हालिया गतिविधियों के कारणों का पता लगाने के लिए हर संभव जानकारी खंगाली। उसने अनुमान लगाया कि वर्तमान में गठित बड़ा समूह लगभग निश्चित रूप से आसपास के उन समूहों का विलय था जिन्हें हाल ही में नष्ट कर दिया गया था और उन समूहों का भी जो पहले से मौजूद थे। एवी के घर के आसपास कई खनन कार्य चल रहे थे जो मूल्यवान धातुओं से समृद्ध क्षुद्र क्षेत्रों का लाभ उठा रहे थे। साथ ही ऐसे उद्योग भी थे जो आसपास के निहायकों में पाई जाने वाली दुर्लभ गैसों का संग्रहण कर रहे थे। इसके अलावा सौरमंडल में कोई खास गतिविधि नहीं थी क्योंकि इसमें कोई रहने योग्य ग्रह या पर्यटकों को आकर्षित करने वाला कोई आकर्षण नहीं था। ये बस एक ऐसी जगह थी जहां लोगों की जरूरतों के संसाधन एकत्र किए जाते थे। बस इतना ही, इससे ज्यादा कुछ नहीं। शायद यही इसका कारण हो। एवी जब अपने पास मौजूद जानकारी को खंगाल रहा था तो उसे एक लेख मिला जिसमें सिस्टम के भीतर एलायंस की सेनाओं की गतिविधियों के बारे में बताया गया था। अगर उसकी बात पर यकीन किया जाए तो ह्यूस्टन और उसके आसपास तैनात लगभग 15% जहाज और सैनिक जा चुके थे और उनकी जगह लेने के लिए अभी तक कोई नया सैनिक नहीं आया था। इससे पूरे सेक्टर की सुरक्षा सामान्य से कम हो गई थी और अंतरिक्ष के समुद्री डाकू कम सुरक्षा वाले स्थानों की तलाश में थे। एवी इस स्थानांतरण का कारण पता लगाने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसे सिर्फ अटकल नहीं लग रही थी। उसके लिए एलायंस में रहने वाले किसी भी आम नागरिक के लिए समझना नामुमकिन था कि सत्ता में बैठे लोग क्या कर रहे हैं। फिर यह भी सच है कि दिलुक माइनिंग पर 2 बार बेहद क्रूर हमले हुए हैं। जहां तक मुझे पता है बाकी 3 बड़े ऑपरेशनों पर कोई हमला नहीं हुआ है। जाहिर है जब भी समुद्री डाकू हमला करते तो हर तरह की चर्चा होती। ज्यादातर लोग ऐसी जगहों से दूर रहना चाहते थे जहां अचानक उनकी जान जा सकती थी या उन्हें अगवा किया जा सकता था। लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद अंतरिक्ष समुद्री डाकुओं से जुड़ी एकमात्र घटनाएं दिलुक माइनिंग और उनके साथ व्यापार करने वाली व्यापारी कंपनियों से संबंधित थी। ये सब किसी को भी यह मानने के लिए काफी था कि यह एक लक्षित हमला था। अगर मैं इसे सुझा सकता हूं तो मुझे यकीन है कि कई अन्य लोग भी ऐसा कर सकते हैं। फिर भी सही जानकारी होने से जान बचाई जा सकती है। मुझे निश्चित रूप से इन सभी बातों को ध्यान में रखना चाहिए और ह्यूस्टन 2 लौटने पर इस पर और गहराई से विचार करना चाहिए। लगभग उसी समय जब एवी ने अपनी जांच पूरी की दिलुक माइनिंग के उच्च अधिकारियों ने अंततः ये निर्णय लिया कि उन्हें क्या करना चाहिए। आमतौर पर उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षुद्र क्षेत्र में खनन के लिए उनकी कई टीमें लगी रहती थी ताकि वे अपने द्वारा स्वीकार किए गए ऑर्डरों को पूरा करने के लिए आवश्यक विभिन्न प्रकार की धातुओं का संग्रह कर सकें। हालांकि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए उन्हें अपने ऑपरेशन को धीमा करना होगा और सभी कर्मियों को एक ही स्थान पर केंद्रित रखना होगा। ऐसा करने से वे अपनी सभी संपत्तियों को सुरक्षित रख सकेंगे और भविष्य में होने वाले किसी भी हमले का जवाब देना उनके लिए कहीं अधिक आसान हो जाएगा। अवशोषण करने के लिए कोई कमजोर ताकत नहीं बचेगी। अध्याय 22 साथी सप्ताह के शेष दिनों में जब एवी को दिलुक माइनिंग के लिए सुरक्षा का ठेका दिया गया था सब कुछ शांतिपूर्ण ढंग से बीत गया। पहले हमले के बाद खनन और भाड़े के सैनिकों के जहाजों के विशाल समूह के आसपास एक भी समुद्री डाकू नहीं आया। इसके कई कारण हो सकते थे लेकिन सबसे बड़ा कारण शायद ये था कि अब खनन जहाजों पर हमला करना संभव था क्योंकि वे सभी एक साथ जमा थे और 100 से अधिक 2 और 3 सितारा भाड़े के सैनिकों से घिरे हुए थे। उन पर 2 बड़े पैमाने पर छापे मारने के बाद दिलुक माइनिंग कोई जोखिम नहीं लेना चाहती थी। यदि इस क्षेत्र के अंतरिक्ष समुद्री डाकू उनके श्रमिकों और अयस्कों पर कब्जा करना चाहते तो उन्हें खनन जहाजों की रक्षा कर रहे अनुभवी भाड़े के सैनिकों को भेजने के लिए सैकड़ों या शायद 1000 से भी अधिक लड़ाकू विमानों की आवश्यकता होती। बेशक ऐसे किसी भी बड़े हमले का नतीजा ये होता कि क्षेत्र में मौजूद एलायंस पुलिस हस्तक्षेप करती और सभी अपराधियों को पकड़ने में सहायता करती। समुद्री डाकुओं के पास अब कोई अवसर नहीं बचा था। खैर मेरा अनुबंध यही समाप्त होता है। मैं ह्यूस्टन 2 वापस जा रहा हूं एसोसिएशन के साथ अपना काम पूरा करने और लूटा हुआ माल बेचने के लिए। एवी ने अपने कुछ परिचित भाड़े के सैनिकों से संचार के माध्यम से कहा जिन 2 भाड़े के सैनिकों के साथ उसकी तैनाती हुई थी उनसे उसकी अच्छी दोस्ती हो गई थी और वे उसे सुरक्षा बलों में अपने कुछ परिचितों से मिलवा रहे थे। स्वाभाविक रूप से उसकी मुलाकात उन 4 अनुभवी सैनिकों से भी हुई जिन्होंने ह्यूस्टन 2 पर एसोसिएशन शाखा में उसका स्वागत किया था और उसे इस काम के बारे में बताया था। पता चला कि वे सभी 3 सितारा भाड़े के सैनिक थे और सेक्टर की शीर्ष टीमों में से एक थे। हमारे पास अभी 1 हफ्ता और है लेकिन काम खत्म होने के बाद चलो कुछ ड्रिंक्स के लिए मिलते हैं। मैं सुनना चाहता हूं कि पुराने उर्स ने तुम्हारे साथ क्या-क्या किया। उन 4 अनुभवी सैनिकों के नेता ने कहा। उसके साथ बातचीत कर रहे अन्य साथियों ने भी उसे बाद में मिलने के लिए कहा और कहा कि वे सब एक दूसरे को अपने अनुभव बता सकते हैं। उनमें से कुछ ने आज ही अपने अनुभव पूरे कर लिए थे इसलिए यह संभव था कि बात का समय भी ज्यादा दूर न हो। अपना काम पूरा करने के बाद एवी ने अपने जहाज के कंप्यूटर में ह्यूस्टन 2 के निर्देशांक डाले और बाकी काम कंप्यूटर पर छोड़ दिया। जल्दी लाइट स्पीड ड्राइव चलने लगी और पल भर में वह अपने घर की ओर अंतरिक्ष में तेजी से आगे बढ़ रहा था। अब कबाड़ इकट्ठा करने वाले के रूप में बिताए अपने समय का फल पाने का समय आ गया है। ह्यूस्टन 2 से कुछ हजार किलोमीटर दूर लाइट स्पीड से बाहर निकलते हुए एवी ने मुस्कुराते हुए कहा आमतौर पर नए भाड़े के सैनिकों के पास पराजित समुद्री डाकुओं से प्राप्त वस्तुओं को बेचने के लिए आवश्यक ज्ञान और संपर्क नहीं होते हैं। लेकिन एवी ने अंतरिक्ष में तैरती हुई लावारिस चीजों को बेचकर यह आधार बना लिया था। निश्चित रूप से भाड़े के सैनिकों का संगठन कुछ प्रकार की वस्तुएं खरीदता था मुख्यतः हथियार और ढाल जनरेटर। हालांकि कीमत हमेशा बाजार दर से कम होती थी ताकि उन्हें लाभ हो सके। आखिरकार वे कोई दान संस्था तो नहीं थे। ठीक है इतना काफी होगा। जब वह बंदरगाह पर उतरने की अनुमति का इंतजार कर रहा था एवी ने उस व्यवसायी और लोगों से संपर्क किया जिन्हें वह आमतौर पर विशिष्ट वस्तुएं बेचता था और उनके साथ एक सौदा किया। ये पहली बार था जब वह एक साथ इतनी सारी चीजों का लेन-देन कर रहा था लेकिन लेन-देन ज्यादातर सामान्य ही रहा था। इस सारे लूटे हुए माल को बेचकर उसे 24,000 क्रेडिट और मिले। इसके साथ ही उसे अपने सुरक्षा कार्य के लिए प्रतिदिन 6,000 क्रेडिट मिल रहे थे और समुद्री डाकुओं के इनामों की कुल राशि 2,02,000 थी जिससे एवी ने अच्छी खासी रकम कमा ली थी। सच कहूं तो यह इतनी बड़ी रकम थी कि वह इसके बारे में सोचकर ही हैरान रह गया। फिर भी ये काफी नहीं था। अपने पिता के उपचार के लिए उसे 10 लाख से अधिक की जरूरत थी। साथ ही उसने उसे महंगे उपकरणों और संवर्धनों की एक सूची भी दी थी जिन्हें उसे प्राथमिकता के आधार पर प्राप्त करना था। इसके अलावा उसे अपने जहाज के क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में कुछ पैसे बचाने थे और गोला बारूद और ऊर्जा की पुनर्पूर्ति के लिए भी पैसे चाहिए थे। उसके स्वचालित बोर्ड द्वारा दागे गए एंटी-फोर्स राउंड सस्ते नहीं थे। खैर यह मेरे लक्ष्यों की ओर पहला कदम है और इस बात का सबूत है कि मैं इसे कर सकता हूं। एवी ने धीरे से कहा। उसकी आंखों में भरा दृढ़ संकल्प अभी भी उतना ही मजबूत था। जब उसे उतरने की अनुमति मिली तो एवी ने जानकारी दर्ज की और जहाज के स्वचालित डॉक को अपना काम करने दिया। कुछ ही मिनटों बाद उसका लैंडिंग गियर तो जमीन पर उतरा और वह ह्यूस्टन 2 पर लौट आया।
एवी ने सबसे पहले भारत के सैनिकों के संगठन की ओर रुख किया। अब समय आ गया था कि वह अपने द्वारा अर्जित सभी ट्रेनिंग एकत्र करे। अपने कदमों में थोड़ी फुर्ती के साथ वह शानदार संगठन भवन में दाखिल हुआ और पाया कि वहां काफी चहल-पहल थी। दिलुक माइनिंग में सिर्फ एक हफ्ते के लिए काम करने वाले कई भारत के सैनिक अभी लौटे थे। उनमें वे दो भी थे जिनके साथ एवी ने पहली बार काम किया था। उसे पहचानकर वे उससे मिलने आए और अभिवादन किया। अरे क्या हालचाल, आखिरकार पहली बार आमने-सामने मिल रहे हैं। मुझे लगता है तुम भी अपना इनाम लेने आए हो। जब तुम्हारा काम हो जाए तो चलो हमारे साथ जश्न मनाने चलें। एवी ने उन दोनों को देखकर मुस्कुराया और सकारात्मक जवाब दिया। वह कुछ समय से बार में जाकर भारत के सैनिकों और व्यापारियों की कहानियां सुनना पसंद कर रहा था। ये कभी-कभी उसके परिवार की स्थिति से उसका ध्यान हटाने का एक तरीका था। अब वह सिर्फ एक किनारे बैठा हुआ और बातचीत में मुश्किल से हिस्सा लेने वाला युवा बचाव कभी नहीं रहेगा, बल्कि एक ऐसा भारत का सैनिक होगा जिसकी अपनी कहानियां होंगी। हालांकि अब तक के अपने छोटे से करियर को देखते हुए उसके पास सुनाने के लिए केवल कुछ ही कहानियां होंगी। आखिरकार वह लाइन में सबसे आगे पहुंच गया जहां वही रिसेप्शनिस्ट उसका इंतजार कर रही थी जिसने उसका रजिस्ट्रेशन किया था। अरे आपको फिर से देखकर अच्छा लगा। लगता है आपका पहला काम बिना किसी रुकावट के पूरा हो गया। उस आदमी ने एवी के डेटा को प्रोसेस करते हुए कहा, वाह आपने अकेले ही 19 समुद्री डाकुओं को मार गिराया। यह आज पिछले सबसे अच्छे व्यक्ति के कारनामों से लगभग दोगुना है। लगता है उसके साथ तुमने जो ट्रेनिंग की थी वो सब बेकार नहीं गई। वह आदमी एवी के कारनामे से बहुत प्रभावित हुआ। ऐसा अक्सर नहीं होता था कि कोई दो सितारा भारत का सैनिक एक ही बार में इतने सारे दुश्मनों को मार गिराए। थोड़ी उमंग के साथ उसने एवी का काम पूरा करने के लिए जरूरी कागजात पूरे किए और उसकी कमाई का सारा पैसा उसके खाते में जमा कर दिया। इसके साथ ही एवी के पास मौजूद ट्रेनिंग की मात्रा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई थी। उसके पास लगभग 3 लाख ट्रेनिंग थे। एक हफ्ते से भारत के सैनिक के रूप में काम करते हुए भी अच्छी खासी रकम थी। नोट 2 भारत के सैनिकों के संगठन की शाखा के पास एक अड्डे पर एवी और एक दर्जन से अधिक अन्य भारत के सैनिक खूब शराब और स्वादिष्ट नाश्ते के साथ अपनी तनख्वाह का जश्न मना रहे थे। हमें उस समय के बारे में बताओ जब तुमने कुछ बेवकूफ समुद्री डाकुओं को आपस में गोली चलाने पर मजबूर किया था। कुछ महीने पहले तुमने जो एस्कॉर्ट मिशन किया था वह कैसा रहा? कुछ रोमांचक हुआ क्या? क्या तुम्हें अंतरिक्ष के एक अज्ञात क्षेत्र का पता लगाने का काम मिल सकता है? सच में किस्मत अच्छी है। बेमतलब की बातें शुरू हो गईं और कुछ तो विषय खत्म होने से पहले ही समाप्त हो गईं क्योंकि भारत के सैनिक किसी और दिलचस्प विषय पर चले गए। एवी बस सुनता रहा और कभी कभार कोई सवाल या टिप्पणी करता रहा। आखिरकार जिन भारत के सैनिकों के साथ उसने पहले काम किया था जैक्सन और एडो ने एवी की हालिया उपलब्धि का जिक्र किया। जब वो पहली बार समुद्री डाकुओं के दल की तरफ दौड़ा तो मुझे लगा कि वो पागल हो गया है। लेकिन इस लड़के में वाकई कुछ हुनर है। उसने अकेले ही उन सबका सामना किया और उनमें से दो को छोड़कर बाकी सबको हरा दिया। जैक्सन और मुझे बचे कुछ दुश्मनों को निपटाने के लिए छोड़ दिया। एडो ने जोरदार हंसी के साथ कहा। बाकी भारत के सैनिक और पास के कुछ ग्राहक जो संयोग से बार में मौजूद थे सब उम्मीद भरी निगाहों से एवी की तरफ देखने लगे। अचानक सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेने पर उसे अपनी घबराहट को रोकना पड़ा। एवी पर इतनी निगाहें पहली बार टिकी थी। शुक्र है ये उस जानलेवा नजर के सामने कुछ भी नहीं था जो उसने पहली मुलाकात में उसे दी थी। कुछ पल खुद को संभालने के बाद एवी ने पूरी कोशिश की कि वो घटनाओं को सबसे मनोरंजक तरीके से सुनाए। कुछ देर तक उसने मुठभेड़ का ब्यौरा दिया और बताया कि कैसे उसने सटीक और जबरदस्त हमलों से समुद्री डाकुओं को तितर-बितर कर दिया था। फिर वो उस मोड़ पर आ गया जहां ऐसा लग रहा था कि उसके दुश्मन उसे पीछे से घेर लेंगे और कुछ देर के लिए अंकुर में छोड़कर तनाव बढ़ा दिया। जब उसने अपने जहाज के पिछले हिस्से पर लगी शक्तिशाली तोपों का खुलासा करके कहानी को तुरंत मोड़ दिया तो उसे तालियों की बड़बड़ाहट मिली। इसके बाद बस भागते हुए समुद्री डाकुओं का सफाया करने और उनसे लूटे गए माल का ब्यौरा देना बाकी था। बाकी सभी भारत के सैनिक उससे प्रभावित लग रहे थे और उसकी खूब तारीफ कर रहे थे कि वह एक तरह से सुपर नौसिखिया है। बेशक उसका भी बार-बार जिक्र हुआ। ये स्पष्ट था कि अधिक अनुभवी भारत के सैनिक एवी से केवल उसकी प्रतिष्ठा के कारण ही इतने प्रभावित थे। फिर भी एवी ईर्ष्या की बजाय प्रशंसा पाकर अधिक खुश था। शायद यही एक और कारण था कि उसने मुझे एसोसिएशन की इमारत में सबके सामने इस तरह पेश किया। इससे मुझे लगा कि मैं कोई अनाड़ी नहीं हूं जो कहीं से आ गया हो, बल्कि वो लड़का हूं जिसने सेक्टर के सबसे ऊंचे दर्जे के भारत के सैनिक से प्रशिक्षण प्राप्त किया है। एवी ने अपने सामने परोसी गई सस्ती बियर का एक बड़ा घूंट लेते हुए सोचा। जिस बार में वे थे वह अपने सामान की गुणवत्ता के लिए कोई पुरस्कार तो नहीं जीता, लेकिन वहां एक जोरदार जश्न के लिए माहौल बिल्कुल सही था। हालांकि जैसे ही दो लोग अंदर आए सब कुछ तुरंत शांत हो गया। सभी भारत के सैनिक उनकी ओर मुड़े और आश्चर्यचकित दिखे। स्वाभाविक रूप से एवी की नजर भी उन नए लोगों पर पड़ी जिन्होंने इतना ध्यान आकर्षित किया था। एक ही नजर में वह समझ गया कि वे दोनों रिश्तेदार हैं, शायद भाई बहन। दोनों के हल्के भूरे बाल और सुनहरी आंखें थीं, सिवाय इसके कि उनकी सबसे खास बात उनके सिर पर नुकीले कान और उनकी पीठ के निचले हिस्से से निकली लंबी पूंछें थीं जो इधर-उधर हिल रही थीं। एवी के दिमाग में तुरंत उनकी जाति का नाम आ गया। इन इलाकों में वे वाकई दुर्लभ थे क्योंकि उनका ग्रह लगभग गठबंधन के दूसरी तरफ था। फेलिस हेलेंथ्रोप, एवी ने धीरे से कहा। जैसे ही उसने ये कहा ऐसा लगा जैसे उन दोनों ने उसे सुन लिया हो और उनकी निगाहें उस पर टिक गईं। ये वही है ना? हाँ, इसमें कोई शक नहीं। वे उभरते सितारे जो लगभग 4 महीने पहले ह्यूस्टन 2 पर दिखाई दिए थे। जुड़वां दांत, बाकी सभी भारत के सैनिक दबी आवाज में उन दो फेलिस हेलेंथ्रोप के बारे में बात करने लगे। एवी अकेला ऐसा था जिसे इस बारे में कुछ पता नहीं था और उसे ये भी नहीं पता था कि वे कौन थे। सेक्टर में मौजूद इन मशहूर भारत के सैनिकों के बारे में जानने का उसे अभी तक मौका नहीं मिला था। और वे अभी भी मुझे देख रहे हैं, एवी ने सोचा। उसकी पीठ पर घबराहट से पसीना आने लगा। उनकी आंखों की तीक्ष्णता उसे लगभग नजरें हटाने पर मजबूर कर रही थी, लेकिन उसने उसे हिदायत दी थी कि जब कोई उसे घूर रहा हो तो कभी भी नजरें न हटाए। ये दोनों साफ तौर पर यही कर रहे थे। कुछ क्षण बाद लड़की ने अपने भाई के कान में फुसफुसाया और वे दोनों एवी के पास पहुंचे। जब उसने अपने दाएं और बाएं देखा तो उसके आसपास के सभी भारत के सैनिक अचानक गायब हो गए और उसे अकेला छोड़ दिया। तुम एवी ऑस्ट्रेलिया हो, है ना? उस आदमी ने पूछा। हाँ, मैं ही हूं। क्या आपको मुझसे कुछ चाहिए? एवी ने अपने अंदर के डर के बावजूद आत्मविश्वास से जवाब दिया। ये दोनों उससे जो भी चाहते हो कोई भी कमजोरी दिखाना उसके लिए नुकसानदायक ही होता। पहले परिचय, मैं काइडेन वेस्ट हूं और ये मेरी बहन का संग्रह है। हम आज यहाँ कुछ पुष्टि करने आए हैं। उसके बाद काइडेन ने अपना टर्मिनल निकाला और दिलुक माइनिंग पर हाल ही में हुए छापे में पराजित हुए समुद्री डाकुओं का रिकॉर्ड दिखाया। एवी ने इसे पहले एसोसिएशन भवन में देखा था लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। अब जब उसने इसे देखा तो उसने पाया कि काइडेन 12 पुरुष हत्याओं के साथ उससे ठीक नीचे था जबकि उसकी बहन 11 हत्याओं के साथ तीसरे स्थान पर थी। वो इस भाई बहन उससे क्या चाहते हैं ये समझने की कोशिश में एवी ने बेपरवाही से जवाब दिया कि उसने उन समुद्री डाकुओं को बड़ी आसानी से मार गिराया था। ऐसा नहीं लगता कि वह झूठ बोल रहा है। कसांड्रा पहली बार बोली। ये सुनकर उसके भाई ने सिर हिलाया और एवी की ओर सीधे ऐसे देखा जैसे उसने अपना मन बना लिया हो। हम तुम्हारे जैसे किसी के यहाँ आने का इंतजार कर रहे थे। क्यों ना तुम मेरे अधीनस्थ बन जाओ। हम इस क्षेत्र में भारत के सैनिकों की सबसे बेहतरीन टीम बनाएंगे। अध्याय 24 मुख्य कार्य कुछ सेकंड तक एवी खाली चेहरे से काइडेन को घूरता रहा। जब वह और उसकी बहन बार में आए तो उसने कभी नहीं सोचा था कि वे उसे भर्ती करने आए हैं। फिर भी अचानक पकड़े जाने के बावजूद एवी पहले से ही जानता था कि उसका जवाब क्या होगा। माफ करना, मेरा किसी के अधीन काम करने का कोई इरादा नहीं है। शायद अगर तुम दोनों मेरे अनुयायी बनना चाहो तो बात कुछ और होती, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। एवी के इस प्रस्ताव पर काइडेन ने उपहास किया और कसांड्रा ने लगभग कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। दोनों ने ही उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया और समझ गए कि वह उनके साथ नहीं जुड़ने वाला है। खैर जो भी हो, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया क्योंकि तुम एक होनहार नौसिखिया लगते हो और मैंने सुना है कि उसने तुम्हें प्रशिक्षित किया है, लेकिन मुझे लगा कि यह मुश्किल होगा। अगर तुम्हारा मन बदल जाए तो एसोसिएशन में हमारे लिए एक संदेश छोड़ देना। फिर मिलेंगे, काइडेन ने कहा और मुड़कर अपनी बहन के साथ चला गया। उनके चले जाने के बाद एवी ने राहत की सांस ली जिसे वह अब तक रोके हुए था। उसे डर था कि उसके सीधे इनकार का विरोध हो सकता है, लेकिन ट्विन फैंग्स जैसा कि उसने उन्हें कहते सुना था समझदार लग रहे थे। तुम सच में बहुत खास हो एवी। मुझे लगता है कि ये दोनों पहली बार किसी से बात कर रहे हैं, सिवाय तब जब काम के लिए जरूरी हो। जैक्सन ने प्रभावित होकर कहा। बाकी सभी भारत के सैनिक इस बात पर शोर मचाने लगे कि सेक्टर के कुछ शीर्ष 3 सितारा भारत के सैनिकों ने एवी को भर्ती करने की कोशिश की थी। क्या वे सच में इतने प्रभावशाली हैं? एवी ने आखिरकार पूछा। उसकी जिज्ञासा उस पर हावी हो गई थी। क्या तुम्हें सच में नहीं पता? ये दोनों यहाँ काफी मशहूर हैं। ये अचानक से सामने आए और इन इलाकों में डेरा डाले कुख्यात समुद्री लुटेरों से इनाम वसूलने लगे। मैंने सुना है कि ये काफी कुशल हैं और एक जैसे मध्यम आकार के जहाज उड़ाते हैं जिन्हें काफी हद तक मॉडिफाई किया गया है। ये भी चर्चा है कि ये दोनों जल्द ही रैंक में ऊपर उठकर इस सेक्टर के भारत के सैनिकों में शीर्ष स्थान हासिल कर लेंगे। हमारे पास 2 और 3 स्टार वाले तो बहुत हैं, लेकिन इस सिस्टम में फिलहाल कोई 4 स्टार या उससे ऊपर का भारत का सैनिक सक्रिय नहीं है। एडो की बात सुनकर एवी को ओएस भाई बहनों के बारे में जानने की उत्सुकता हुई। लेकिन जैसे ही उसने उनके बारे में जानकारी ढूंढने के लिए अपना टर्मिनल निकाला तभी कोई और उत्साहित चेहरे के साथ दरवाजे से अंदर आ गया।
सब लोग मिशन बोर्ड खोलो। एलायंस पुलिस ने एक बड़ा मिशन जारी किया है, उस आदमी ने चिल्लाकर कहा। सभी भारतीय सैनिकों ने अपनी आंखें चौड़ी करके अपने टर्मिनल निकाले और मर्सिडी एसोसिएशन की वेबसाइट पर चले गए। अखबार के पहले पन्ने पर यूसुफ सिस्टम में व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात स्थानीय एलायंस पुलिस द्वारा दिया गया एक काम था। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और बेहतरीन गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर notify.net वेबसाइट खोजें। काम के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन अपने जहाजों वाले सभी भारतीय सैनिकों को चाहे उनका पद कुछ भी हो स्वीकार किया जा रहा था। वे इस क्षेत्र में घुसपैठ करने वाले समुद्री लुटेरों का सफाया करने के लिए हथियार जमा कर रहे होंगे। मुझे लगता है ऐसा ही होगा। दिलुक माइनिंग पर उन दुस्साहसी हमलों के बाद उन्हें ये साबित करने के लिए कुछ करना होगा कि वे लोगों की रक्षा कर सकते हैं। अन्यथा यहाँ की बस्तियों को चलाने वाले व्यवसायी और व्यापारी अपना काम समेट लेंगे। मैंने आखिरी बार किसी छापे में भाग लिए हुए बहुत समय हो गया है। मैं उन बदमाशों को खत्म करके मोटी कमाई करने के लिए बेताब हूँ। बार में मौजूद सभी भारतीय सैनिक तुरंत उत्साह से भर गए। अनुरोध का विवरण अज्ञात था, फिर भी सभी को लगा कि उनका अनुमान सही था। एलायंस पुलिस बड़े पैमाने पर भर्ती तभी करती थी जब कोई बड़ी घटना घटित हो रही हो और उन्हें बड़ी संख्या में सैनिकों की आवश्यकता हो। आमतौर पर इसका मतलब किसी शत्रु शक्ति का आक्रमण, खतरनाक अंतरिक्ष राक्षसों का प्रकोप या अक्सर अंतरिक्ष समुद्री डाकुओं का सफाया होता था। यह मूल रूप से एक वीडियो गेम के बोनस चरण जैसा है। हालांकि अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो कोई रिस्पॉन्ड नहीं होता। एवी ने सोचा और अतीत में पोस्ट किए गए इसी तरह के मिशनों के बारे में जो जानकारी उसे मिल सकी उसे खंगालने लगा। उसकी सबसे बड़ी दिलचस्पी भुगतान में थी और उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि इस प्रकार के कामों में कोई निश्चित कमीशन नहीं मिलता था। ऐसा लगता था कि भाग लेने के लिए 3000 ट्रेनिंग के छोटे से इनाम के अलावा भारतीय सैनिकों को आमतौर पर उनके द्वारा नष्ट किए गए जहाजों की संख्या और प्रकार के आधार पर भुगतान किया जाता था। बेशक उन्हें कोई भी इनाम और नष्ट किए गए समुद्री डाकुओं के कार्गो होल्ड में जो कुछ भी होता था वह भी मिलता था। शायद यही वह अवसर है जिसकी मुझे तलाश थी। अगर एवी बड़ी संख्या में समुद्री लुटेरों को मार गिराने में कामयाब हो जाता तो उसे दिलुक माइनिंग में सुरक्षा गार्ड के तौर पर मिलने वाली कमाई से कहीं ज्यादा पैसा मिलता। बेशक ये भी मुमकिन था कि वह एक भी समुद्री लुटेरे को न मार पाए। उस स्थिति में उसे कुछ भी नहीं मिलता और मिशन पर जाना समय की बर्बादी होती। हालांकि यह किसी चिंता ज्यादा देर तक नहीं टिकी। एवी को पूरा यकीन था कि डेंटलेस और उसकी शिक्षाओं के बल पर वो किसी भी बड़े छापे में अच्छा प्रदर्शन करेगा। ठीक है, चलो सब इस काम के लिए रजिस्टर करवा लेते हैं, फिर हम जश्न मना सकते हैं। भारतीय सैनिकों में से एक ने हाथ में बोतल उठाए हुए कहा। बाकी सबने उसकी बात पर खुशी से तालियां बजाईं और एवी ने खुद को दूसरों के पीछे एसोसिएशन भवन की ओर जाते हुए पाया। कई अनुरोधों के लिए शाखा में सीधे पंजीकरण कराना अनावश्यक था और इसे दूर से ही किया जा सकता था, लेकिन एलायंस पुलिस से सीधे मिले इस तरह के मिशन के लिए व्यक्तिगत रूप से आवेदन करना आवश्यक था। जब एवी और उसका समूह वहां पहुंचा तो इमारत पहले से कई गुना अधिक भरी हुई थी। यूसन 2 पर रहने वाले लगभग सभी भारतीय सैनिक इस काम के लिए पंजीकरण कराने आए थे, जो निश्चित रूप से इस साल का सबसे लाभदायक काम होने वाला था। अध्याय 25 व्यापक हमला। एवी अपने जहाज के कॉकपिट में बैठा था और घबराकर अपने टर्मिनल की स्क्रीन पर टैप कर रहा था। अंतरिक्ष समुद्री डाकुओं के अड्डे पर होने वाले आगामी हमले के लिए साइन अप करने के कारण वह कोई और काम नहीं कर पा रहा था और बस एलायंस पुलिस द्वारा हमले की शुरुआत की घोषणा का इंतजार कर रहा था। हालांकि पहले कुछ दिनों तक धैर्यपूर्वक इंतजार करने के बाद अचानक उसे एक भयानक खबर मिली। उसके पिता की हालत बिगड़ने लगी थी और उन्हें ह्यूस्टन 2 के सबसे अच्छे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दुर्भाग्य से फिलहाल उन्हें जीवित रखा जा रहा था, लेकिन आवश्यक उपचार जल्द ही न मिलने पर उनकी मृत्यु हो जाएगी। मां उनके पास भी नहीं रह पा रही हैं क्योंकि उन्हें काम करना जारी रखना है और मैंने जो ट्रेनिंग भेजे हैं वे भी पर्याप्त नहीं होंगे। अभी तक तो बस अस्पताल के बिलों का भुगतान हो रहा है। मुझे कम से कम इतना कमाना होगा कि इलाज शुरू हो सके, वरना मेरे पिता मर जाएंगे। एवी ने कांपते हुए कहा। लूटपाट और समुद्री लुटेरों के माल के साथ हर छोटे जहाज की कीमत 9000 ट्रेनिंग थी। मध्यम आकार के जहाजों की कीमत 28000 थी और अगर गलती से कोई भारतीय सैनिक किसी बड़े जहाज को नष्ट कर देता तो उसे 1 लाख ट्रेनिंग मिलते। बेशक किसी भी भारतीय सैनिक को यह उम्मीद नहीं थी कि उन्हें बड़े जहाजों को नष्ट करने का मौका मिलेगा। अगर समुद्री लुटेरों के पास ऐसे जहाज होते भी तो उनकी संख्या बहुत कम होती और अड्डे पर कब्जा होने के बाद एलायंस पुलिस का मुख्य निशाना वही जहाज होते। अगर मुझे पर्याप्त पैसे कमाने हैं तो मुझे लगभग 100 छोटे जहाज या 30 से कुछ ज्यादा मध्यम आकार के जहाज नष्ट करने होंगे। नहीं, माल और इनाम को ध्यान में रखते हुए शायद थोड़े कम। एवी बढ़ाया अपने पिता के इलाज का खर्च उठाने के लिए उसे कितना अच्छा प्रदर्शन करना होगा ये जानने के लिए वह मन ही मन हिसाब लगा रहा था। अध्याय 26 व्यापक छापा 2। जब एवी प्रकाश की गति से यात्रा से बाहर आया तो उसकी स्क्रीन पर एलायंस पुलिस के नियंत्रण में 100 से अधिक जहाज यूसन प्रणाली के 10वें ग्रह को घेरे हुए दिखाई दिए। उनके पास बहुत अधिक मारक क्षमता है। एवी ने सीटी बजाई। 9 भारी क्रूजर, 16 हल्के क्रूजर, 3 दर्जन विध्वंसक और 50 से अधिक फ्रिगेट थे। ये प्रणाली में एलायंस पुलिस की सेना का एक बड़ा हिस्सा था और प्रत्येक जहाज को ग्रह की घेराबंदी करने के लिए एक साथ पैरेड में तैनात किया गया था ताकि अंतरिक्ष लुटेरे भाग न सकें। एवी ने अपने सेंसर पर बड़ी संख्या में क्षतिग्रस्त अंतरिक्ष यान भी देखे। ऐसा प्रतीत हुआ कि कुछ लुटेरे डर गए थे या आधी हो गए थे और किसी समय भागने का प्रयास किया था। बेशक जब तक वे बड़ी संख्या में नहीं भागते एलायंस पुलिस के पास उन्हें आसानी से मार गिराने के लिए पर्याप्त हथियार होंगे। वे शायद बाहर से मदद आने का इंतजार कर रहे होंगे या किसी सहयोगी के आने का ताकि भागने का रास्ता खुल जाए, वरना उनके नेता शायद पहले ही निकासी का आदेश दे चुके होते और अफरा-तफरी में भागने की कोशिश कर चुके होते। एवी ने अनुमान लगाया। फिर भी अब बाहरी मदद मिलने की संभावना बहुत कम थी। एलायंस पुलिस द्वारा अब तक हमला न करने का मुख्य कारण समुद्री लुटेरों का पीछा करने या छिपने के लिए छोटे लड़ाकू विमानों की कमी थी। शायद फ्रिगेट और डिस्ट्रॉयर कई मुश्किलों के साथ एक साथ क्लस्टर कई चंद्रमाओं पर नेविगेट कर सकते थे, लेकिन लाइट और हैवी क्रूजर को इतनी जल्दी चलाना लगभग नामुमकिन था। यहां तक कि सबसे छोटा लाइट क्रूजर भी 380 मीटर से अधिक लंबा था। गैस के विशाल ग्रह और उसके चंद्रमाओं के उस नजारे को देखकर हैरान होने के बाद जिसे उसने पहले केवल दूर से देखा था, एवी ने अपने समूह के अन्य भारतीय सैनिकों के साथ दिलचस्प नेविगेशन को सिंक्रोनाइज किया और अपनी जगह पर उड़ गया। जल्द ही वह अपने गंतव्य पर पहुंच गया और एक छोटे चंद्रमा के पीछे स्टैंड बाय पर इंतजार करने लगा। पकड़े जाने की संभावना को कम करने के लिए उसने आवश्यक प्रणालियों को छोड़कर बाकी सभी प्रणालियों को ऑफलाइन कर दिया था। अब एवी को बस इतना करना था कि एलायंस पुलिस द्वारा भारी हथियारों से अड्डे पर बमबारी करके लड़ाई शुरू करने का इंतजार करे। इसी बीच उसने अपने साथी भारतीय सैनिकों के जहाजों का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। उनमें से अधिकांश के पास डांटलेस के आकार के या उससे थोड़े छोटे जहाज थे, लेकिन कुछ के पास ऐसे अंतरिक्ष यान थे जिन्हें मध्यम आकार के छोटे जहाजों की श्रेणी में रखा जा सकता था। ओह, तो ये दोनों इसी तरह के जहाज उड़ा रहे हैं। अन्य भारतीय सैनिकों का निरीक्षण शुरू करने के कुछ ही समय बाद उसने 2 लगभग एक जैसे जहाज देखे। दोनों उसके डांटले से लगभग 60% बड़े थे और भारतीय सैनिकों के पास मौजूद सबसे बड़े जहाजों में से थे। एवी को कैडेन और कसांड्रा के जहाजों को स्कैन करने से खुद को रोकना पड़ा क्योंकि बिना किसी ठोस कारण के ऐसा करना आमतौर पर असभ्य माना जाता था। फिर भी केवल अपनी स्क्रीन पर देखकर ही वह समझ गया कि चांदी जैसे चिकने किसी जानवर के नुकीले दांतों जैसे दिखने वाले जहाज शायद उन दोनों भाई बहनों को दिए गए उपनाम का एक कारण थे। अधिक जानकारी के बिना मैं निश्चित नहीं कह सकता, लेकिन लगता है कि ये तेज गति और जबरदस्त मारक क्षमता के लिए बनाए गए हैं। मुझे लगता है कि इनसे निपटना मुश्किल होगा, एवी ने सोचा। जब वह ये सोच रहा था कि अगर वे दोनों शत्रुतापूर्ण हो जाएं तो वह उनसे कैसे लड़ेगा, तभी एक संदेश आया कि बमबारी शुरू होने वाली है। कुछ ही सेकंड बाद एवी के सेंसरों ने भारी और हल्के क्रूजरों से निकलने वाले बड़े ऊर्जा संकेतों को महसूस किया जो अपने हथियारों को तैयार कर रहे थे। अपने जहाज को थोड़ा झुकाकर ताकि वह निकटतम एलायंस पोत को देख सके, एवी ने अपनी स्थिति से उस पर गोलीबारी शुरू होते देखी। कई भारी लेजरों ने अंतरिक्ष के अंधेरे को रोशन कर दिया क्योंकि वे कई चंद्रमाओं में एक छेद से होकर अड्डे की ओर गोलीबारी कर रहे थे। जाहिर है समुद्री डाकुओं के गढ़ पर हमला करने के लिए ज्यादा से ज्यादा समय देने के लिए सब कुछ पहले से ही योजनाबद्ध तरीके से किया गया था। बेस की सुरक्षा को भेदने और उसके बाहरी कवच को भारी नुकसान पहुंचाने में जरा भी समय नहीं लगा। जब तक एक दूसरे चंद्रमा ने फिर से हमले की राह रोकी तब तक समुद्री डाकुओं की चौकी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी थी और रहने की कगार पर थी। लगता है वे उम्मीद के मुताबिक भाग रहे हैं। एवी ने कुछ भारतीय सैनिकों को कम दूरी के संचार माध्यमों पर यह कहते सुना। जैसे ही समुद्री डाकुओं को एहसास हुआ कि उन पर एलायंस पुलिस के बड़े जहाजों के शक्तिशाली सैन्य स्तरीय हथियारों से हमला हो रहा है, उनमें से अधिकांश ने अपना धैर्य खो दिया और भागने लगे। फिर भी कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने वहीं रुकने और बड़ी संख्या में चंद्रमाओं का इस्तेमाल कर लेने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि बाहर से मदद आ सकती है और नाकाबंदी तोड़ सकती है। अब वे चाहे जितनी अच्छी तरह छिपने की कोशिश कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें ढूंढ निकालने में बस कुछ ही समय बाकी है। एवी ने युद्ध में शामिल होने के लिए अपने जहाज को पूरी शक्ति से तैयार करते हुए कहा। समुद्री डाकुओं की पहली लहर चांद और उसके साथ के अन्य भारतीय सैनिकों के पास से गुजरने ही वाली थी। जैसे ही वे गुजरेंगे वे सभी जहाज से कूदकर उन पर हमला कर देंगे। चलो उन पर टूट पड़ते हैं, कई भारतीय सैनिकों ने एक साथ चिल्लाया। जल्द ही एक भयंकर लड़ाई शुरू हो गई क्योंकि दर्जनों भारतीय सैनिकों ने भागते हुए समुद्री डाकुओं पर घात लगा दी। एवी बिना किसी चिंता के लड़ाई में कूद पड़ा और अपने लक्ष्यों को चुनना शुरू कर दिया। अचानक हुई गति के कारण उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण बल ने उसकी पीठ को उसकी सीट से चिपका दिया। अपने पिता के इलाज का खर्च उठाने के लिए उसे बड़ी रकम कमाने के लिए दुश्मनों की एक बड़ी संख्या को मार गिराना था। सावधानी बरतने का यह समय नहीं था।
वैसे हो सकता है कि और भी हो, लेकिन ये लोग 4 सितारा रैंक उन्नति कार्यक्रम में विरोधियों जितने ताकतवर नहीं है, एवी ने एक भयंकर मुस्कान के साथ कहा। डार्कलेस के प्रभावशाली थ्रस्टर्स की बदौलत वह समुद्री डाकुओं से भिड़ने वाला पहला व्यक्ति था, जिसके ठीक पीछे केवल टाइडेन और कसांड्रा ही थे। अरे, एक अज्ञात जहाज में एक भाड़े का सैनिक तेजी से आ रहा है। चिंता मत करो और उन्हें खत्म करो, उनके पीछे और भी हैं। हमले का नेतृत्व कर रहे मूर्ख को जल्दी से खत्म करो और फिर आगे बढ़ो। जब एवी पहली बार चंद्रमा के पीछे से निकला, तो समुद्री डाकुओं का संचार गड़बड़ा गया और उन सभी ने तुरंत उस पर अपने हथियार तान दिए। अध्याय 27 बड़े पैमाने पर छापा 3 समुद्री लुटेरों के जहाजों से लेजर, मिसाइल और गोलियां उसकी ओर आने लगी, तो एवी ने बचाव के लिए पैंतरेबाजी शुरू कर दी। स्वाभाविक रूप से कुछ हमले उस पर लगे, लेकिन उसने सावधानीपूर्वक अधिक खतरनाक हमलों से खुद को बचाया और कमजोर लेजर हमलों को अपनी ढालों से झेल लिया। डार्कलेस इतना टिकाऊ था कि वह ऐसे कमजोर हथियारों से सैकड़ों धमाके झेल सकता था, जो उसके पुराने जहाज में लगे हथियारों से शायद ही बेहतर थे। यह मत सोचो कि मैं इसे यूं ही सह लूंगा, एवी ने 3 जहाजों पर निशाना साधते हुए और गोलीबारी शुरू करते हुए कहा। एक तेज लाल चमक के साथ उसकी 3 भारी लेजर तोपों ने फायर किया और सीधे निशाने पर लगी। जिन 3 छोटे अंतरिक्ष यानों पर उसने निशाना साधा था, उनकी ढालें तुरंत टूट गईं और वे बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। इस हद तक कि वे काम करना बंद कर चुके थे और उनके पायलट मारे गए थे। जैसे ही एवी आगे बढ़ा, उसने एक तरफा तरीके से आगे चल रहे समुद्री लुटेरों को मार गिराया और फिर उनकी अव्यवस्थित संरचना में घुस गया। उसे मार डालो, यह क्या बकवास है, वह एक राक्षस है। मम्मी, समुद्री लुटेरे अपने शिकारों को चिढ़ाने के लिए जिस वाइड बैंड संचार का इस्तेमाल करते थे, उसकी जगह आतंकी चीखें गूंज उठी। एवी आसानी से उन पर टूट पड़ा और उनके 13 छोटे नाविक जहाजों को नष्ट कर चुका था, जिन्हें उन्होंने मिश्रित हल्के लड़ाकू विमानों में बदल दिया था। हालांकि एवी का असली निशाना समूह के पीछे था। 5 मध्यम आकार के परिवहन जहाज जो मिसाइल पॉड से लैस थे, वे न केवल समूह के लिए सबसे बड़ा खतरा थे, बल्कि सबसे अधिक मूल्यवान भी थे। जैसे ही एवी सीमा में आया, 5 जहाजों ने अपने पास मौजूद हर चीज से हमला कर दिया। उनके चालक दल पहले ही देख चुके थे कि एवी का जहाज और उसका कौशल निस्संदेह औसत भारी के सैनिकों से कहीं बेहतर था। आखिरकार उसने बिना बैकअप का इंतजार किए दर्जनों दुश्मनों के रास्ते में सीधे उन्हें जैसा पागलपन भरा काम किया था। फ्लेयर तैनात करो, एवी ने डार्कलेस के कंप्यूटर को आदेश दिया। अगर उसे सीकर मिसाइलों से 2 से अधिक सीधे हिट लगते, तो वह भी मुसीबत में पड़ जाता। उनमें समुद्री लुटेरों के अधिकांश कमजोर लेजर हथियारों की तुलना में कहीं अधिक शक्ति थी। सौभाग्य से अधिकांश हथियारों की तुलना में वे अपेक्षाकृत धीमे थे और उचित उपाय से आसानी से बचाया मोड़ा जा सकता था। उसके मार्गदर्शन में अर्जित सभी कौशलों का उपयोग करते हुए एवी मिसाइलों की बौछार से बच निकला और उसकी ढालों को केवल एक मामूली चोट लगी। अब मेरी बारी है। कुछ त्वरित पैंतरेबाजी के साथ एवी ने 2 मध्यम आकार के जहाजों को अपने प्लाज्मा लॉन्चरों के निशाने पर ला दिया। अपने प्राथमिक लेजर तोपों का उपयोग करके उनकी ढालों और प्लेटों को भेदने में कुछ गोलियां लगती, लेकिन प्लाज्मा लॉन्चरों के लिए यह कोई समस्या नहीं थी। जैसे ही एवी ने ट्रिगर दबाया, उसके जहाज के दोनों ओर से प्लाज्मा के 2 सफेद रंग गोले निकले और समुद्री डाकुओं की ओर उड़ गए। जाहिर है, उन्होंने बचने की कोशिश की, लेकिन मिसाइलों से लदे भारी मध्यम आकार के जहाजों में समय पर रास्ता बदलने के लिए जरूरी गतिशीलता नहीं थी। प्लाज्मा के टकराते ही उनकी ढालें लगभग गायब हो गईं और उनका ढांचा भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। प्लाज्मा की चपेट में आने से जहाज पर मौजूद मिसाइलों के फटने से 2 जबरदस्त धमाके हुए। पहले 2 जहाजों को नष्ट करने के बाद एवी ने अपना निशाना बचे हुए 3 जहाजों पर साधा। थोड़ी सी कोशिश से उसने कुछ ही देर में 2 और जहाजों को मार गिराया, लेकिन बचा हुआ आखिरी जहाज पलट गया और जितनी तेजी से हो सके उससे दूर उड़ गया। जब वह उसका पीछा करने ही वाला था, तभी 2 जहाज उसका पीछा करते हुए तेजी से निकल गए। टाइडेन और कसांड्रा ने बचे हुए आखिरी मध्यम आकार के समुद्री डाकू जहाज को निशाना बना लिया था और उसे नष्ट करने पर तुले हुए थे। एवी ने उनसे मुकाबला न करने का फैसला किया और इसके बजाय ध्यान से देखता रहा, साथ ही अनजाने में छोटे जहाजों में उड़ रहे कुछ बचे हुए समुद्री डाकुओं पर गोलियां चलाता रहा। वे दोनों एक साथ उड़ान भरते हुए उस जहाज पर ऑटोकैनन और पल्स लेजर से हमला करने लगे। जैसा कि एवी ने पहले उन्हें देखकर अनुमान लगाया था, वे तेज और जोरदार हमले की शैली में लड़ रहे थे। मध्यम आकार के लड़ाकू विमानों के लिए उनकी गतिशीलता काफी अच्छी है। हालांकि मुझे उनके शील्ड कवच और कार्गो स्पेस के बारे में संदेह है, एवी ने सोचा। हर अंतरिक्ष यान के लिए कुछ न कुछ समझौता करना पड़ता है। अधिक शक्तिशाली थ्रस्टर्स के लिए एक बेहतर और आमतौर पर बड़ा जनरेटर आवश्यक होता है। सभी उच्च शक्ति वाले हथियारों और औसत से अधिक गति और गतिशीलता के साथ उनके जहाजों के अन्य हिस्सों में कुछ न कुछ कमी तो रह ही जाती है। एवी के अपने डार्कलेस में उसके आकार के हिसाब से कार्गो होल्ड छोटा था ताकि उसके हथियारों और उन्नत प्रणालियों के लिए जगह बन सके। साथ ही कप्तान के क्वार्टर और कॉकपिट को छोड़कर हर सुविधा छोटी और काम चलाऊ थी। उन्हें आराम को ध्यान में रखकर डिजाइन नहीं किया गया था। ये वास्तव में कठोर सैनिकों के लिए बना एक सैन्य शैली का पोत था। जल्द ही पहली लहर के आखिरी समुद्री डाकू भी मारे गए। एवी के हमले की बदौलत एक भी भाड़े के सैनिक का जहाज नष्ट या क्षतिग्रस्त नहीं हुआ था, जिससे उसे युद्ध से हटना पड़े। कुछ मिनट बाद सभी भाड़े के सैनिकों को एक संदेश भेजा गया। लगता है बाकी सबने भी अपना काम कर लिया है। अब बस छिपने की कोशिश कर रहे लोगों को ढूंढकर खत्म करना बाकी है। हर दस्ते ने भागने की कोशिश कर रहे समुद्री लुटेरों का सफलतापूर्वक सफाया कर दिया था और जो कुछ लुटेरे उन खतरनाक रास्तों से गए थे जिन पर भाड़े के सैनिक तैनात नहीं थे, वे या तो दुर्घटनाग्रस्त हो गए या अलायंस पुलिस की नाकाबंदी में मारे गए। अगले आदेशों का इंतजार करते हुए एवी और बाकी भाड़े के सैनिक जहाजों से लूटा हुआ माल इकट्ठा करने में जुट गए जिन्हें उन्होंने नष्ट किया था। मैंने जिन 4 मिसाइल जहाजों को नष्ट किया, वे जबरदस्त धमाके के साथ फट गए, लेकिन ज्यादातर छोटे जहाज अभी भी सही सलामत हैं। एवी ने अपने लूटे हुए माल को इकट्ठा करने के लिए आदर्श मार्ग की योजना बनाते हुए बताया। कुल मिलाकर उसने 22 समुद्री डाकू जहाजों को नष्ट कर दिया था। यह उसके भाड़े के सैनिकों के समूह में सबसे ज्यादा था। दुर्भाग्य से हालांकि उसके पास सबसे ज्यादा लूटने के लिए माल था, लेकिन उसका छोटा मालवाहक डिब्बा जल्दी भर गया। इस वजह से उसे कीमती हथियार और सही सलामत प्रणालियां दूसरों के लिए छोड़नी पड़ी। अध्याय 28 बड़े पैमाने पर छापा 4 चंद्रमाओं की सीमा से बाहर पुनः संगठित होने के निर्देश प्राप्त करने के बाद एवी और अन्य भाड़े के सैनिक बाहर निकल आए और निकटतम अलायंस पुलिस जहाज के आसपास प्रतीक्षा करने लगे। समुद्री डाकुओं का अड्डा पूरी तरह से नष्ट हो चुका था और उनके लगभग 55% जहाज नष्ट हो चुके थे। प्रभारी लोग 1000 से अधिक चंद्रमाओं की सीमा में छिपे शेष अपराधियों का शिकार करने के लिए सर्वोत्तम रणनीति की योजना बना रहे थे। बेशक एवी का इस निर्णय में कोई दखल नहीं था। आखिरकार वह तो बस एक भाड़े का सैनिक था। जब तक उसे कोई स्पष्ट रूप से आत्मघाती कार्य करने का निर्देश नहीं दिया जाता, तब तक वह अलायंस पुलिस के आदेशों का पालन करने में सहज था। लगभग आधे घंटे बाद भाड़े के सैनिकों के लिए नए आदेश आए। उन सभी को छोटे-छोटे शिकार दस्तों में विभाजित किया जाना था, जिन्हें चंद्रमाओं के माध्यम से निर्धारित मार दिए गए थे। लगता है इसमें कई घंटे लगेंगे, लेकिन उन्होंने एक सख्त जाल बिछाया है। जब तक सभी निर्देशों का पालन करते हैं, हम लगभग सभी समुद्री डाकुओं को ढूंढकर उन्हें मार गिराने में सक्षम होंगे। एवी ने भेजे गए डेटा का विश्लेषण करते हुए कहा। उसे एक काफी लंबा रास्ता दिया गया था जो कुछ सबसे खतरनाक और छिपने में सबसे आसान इलाकों से होकर गुजरता था। उसके रास्ते में कई समुद्री डाकू छिपे होने की संभावना थी। वह इससे बहुत खुश था क्योंकि वह अपनी कमाई को थोड़ा और बढ़ाना चाहता था। उसने पहले ही काफी कमा लिया था, लेकिन यह उसकी जरूरत से कम था। लगता है कि कैडेन और कसांड्रा फिर से मेरे ही समूह में हैं और अन्य 3 सितारा भाड़े के सैनिक भी हैं जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। मुझे आश्चर्य है कि क्या गठबंधन पुलिस ने इस दस्ते को उन लोगों से बनाया है जिन्होंने शुरुआती हमले में सबसे ज्यादा समुद्री डाकुओं को मार गिराया था। हालांकि उसके पास इसे साबित करने का कोई तरीका नहीं था। एवी का अनुमान बिल्कुल सही था। उसे अन्य शीर्ष भाड़े के सैनिकों के साथ उन क्षेत्रों की तलाशी के लिए इकट्ठा किया गया था जहां नेविगेट करने के लिए सबसे अधिक कौशल की आवश्यकता होती है और जहां हताश समुद्री डाकू अपनी जान बचाने के लिए छिपे हो सकते हैं। कुल मिलाकर 15 लोग थे। समुद्री डाकुओं को खत्म करने के लिए एक अच्छी खासी स्ट्राइक फोर्स। हालांकि अगर उनका सामना किसी बड़े गिरोह से हो जाता तो यह उनके लिए भी मुसीबत खड़ी कर सकता था। खैर, शायद सब ठीक ही रहेगा। मैं यूजन सिस्टम के सबसे बेहतरीन लोगों के साथ जा रहा हूं। एवी ने शांत और संयमित रहते हुए कहा। वह समूह में अकेला 2 सितारा था। उसे यह स्थान उसकी पहले दिखाई गई शक्ति और कौशल के कारण ही दिया गया था। लगभग 20 मिनट के भीतर सभी शिकार दल इकट्ठा हो गए और अपने निर्धारित मार्गों पर निकल पड़े। वे व्यवस्थित रूप से समुद्री डाकुओं को खोज सकते थे और उन्हें भागने का लगभग कोई मौका नहीं देते। इतने शक्तिशाली सेंसर वास्तव में बहुत काम आ रहे हैं। रवाना होने से पहले एवी और उसके दस्ते के अन्य भाड़े के सैनिकों ने अपने जहाजों की क्षमताओं पर चर्चा करने के लिए एक संक्षिप्त बैठक की। कुछ जहाज शक्ति पर केंद्रित थे, कुछ गति पर और कुछ इतने विशाल थे कि उन्हें होने वाले के लिए कहा जा सकता था। हालांकि उन सभी में एवी के पास सबसे उन्नत और दूरगामी सेंसर थे। इसी वजह से भाड़े के सैनिकों में सबसे कम अनुभव होने के बावजूद उसे सबसे आगे रहने का मौका मिला। वे उस पर अपने शिकार को ढूंढने के लिए भरोसा कर रहे थे। आगे 11 लोग एक गड्ढे में छिपने की कोशिश कर रहे हैं। एवी ने कहा, जिस चंद्रमा की वे तलाश कर रहे थे उसकी दूसरी तरफ से आ रहे कुछ सूक्ष्म संकेतों को पकड़ते हुए। वहां छिपे समुद्री लुटेरों ने निसंदेह अपने जनरेटरों की क्षमता कम कर दी थी ताकि उन्हें ढूंढना मुश्किल हो जाए, लेकिन उन्हें अपने जहाजों की बिजली पूरी तरह बंद करने और जीवन रक्षक उपकरणों को छोड़ने का साहस नहीं था। अगर वे ऐसा कर पाते तो एवी का डार्कलेस भी उन्हें देख नहीं पाता। जब वे 15 लोग चांद के चारों ओर पहुंचे तो उन्होंने समुद्री लुटेरों पर गोलियां चला दी और ऊपर से उन पर बमबारी की। यह एक नरसंहार था। इससे पहले कि वे कुछ प्रतिक्रिया कर पाते, सभी जहाज नष्ट हो गए और उनमें सवार सभी मारे गए।
मुझे खुशी है कि हमने इस बार इनाम और पुरस्कार आपस में बांटने का फैसला किया। आपस में लड़ना उल्टा पड़ जाता। अब जब शुरुआती लड़ाई में हुई भीषण झड़प खत्म हो चुकी थी, तो एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा जारी रखने का कोई मतलब नहीं था। अब उनका शिकार अक्सर छोटे से मध्यम आकार के समूह होते जिनमें पलटवार करने की हिम्मत नहीं होती। अगर वे सभी एक दूसरे को मारने के लिए दौड़ पड़ते, तो इससे उनका तालमेल बिगड़ जाता और वे जवाबी हमलों के लिए सुरक्षित हो जाते। एवी के साथ उड़ान भर रहे सभी अनुभवी भारतीय सैनिकों ने इस बात को समझा। बेशक इससे असाधारण योग्यताओं के माध्यम से व्यक्तिगत लाभ की संभावना कम हो गई, लेकिन एक दूसरे के दुश्मन न बनने के लिए यह एक छोटी सी कीमत थी। अगले कुछ मिनटों तक एवी जिस दस्ते का हिस्सा था, उसने रास्ते में आने वाले हर समुद्री लुटेरे का सफाया कर दिया। बचे हुए लोगों की गर्दन पर फंदा धीरे-धीरे कसता जा रहा था। लेकिन जब वे अपने रास्ते का लगभग एक चौथाई हिस्सा ही पूरा कर पाए थे, तब एवी के लंबी दूरी के सेंसरों ने प्रकाश की गति से आ रहे कई संकेतों का पता लगाया। पहले तो उसे लगा कि कहीं ये अलायंस पुलिस के और भी लोग तो नहीं हैं जो नाकाबंदी को मजबूत करने आए हैं। दुर्भाग्य से जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि ये नए आने वाले लोग बिल्कुल भी मित्रवत नहीं थे। 10 बड़े परिवहन और 25 मध्यम परिवहन अंतरिक्ष यान अलायंस पुलिस की नाकाबंदी के सबसे कमजोर हिस्से के पास प्रकाश की गति से नीचे आ गए। इन सभी पूर्ण नाविक जहाजों को उनकी क्षमता के अनुसार हथियारों से लैस किया गया था, साथ ही इनमें अच्छे कवच और ढाल भी लगाए गए थे। व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो अलायंस पुलिस के सैन्य श्रेणी के जहाजों की तुलना में वे फीके पड़ जाते थे, लेकिन एक समूह के रूप में उनके पास इतनी मारक क्षमता थी कि वे मिशन का नेतृत्व कर रहे भारी क्रूजर फ्लैगशिप को भी नष्ट कर सकते थे। समुद्री लुटेरों के लिए आए इन शक्तिशाली अतिरिक्त जहाजों ने तुरंत उस क्षेत्र की घेराबंदी कर रहे विध्वंसक जहाजों और फ्रिगेटों पर गोलीबारी शुरू कर दी, जहां वे प्रकट हुए थे। तमाम कोशिशों के बावजूद अलायंस पुलिस के साथियों को अपने बेहतर हथियारों और सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद संख्या और हथियारों के मामले में कमजोर पड़ गए। नष्ट होने से बचने के लिए उन्हें पीछे हटना पड़ा और पहले की अचूक घेराबंदी टूट गई। अध्याय 29 व्यापक छापा 5 उनकी अतिरिक्त सेना के आने से कई चंद्रमाओं पर छिपे हुए शेष समुद्री लुटेरों को संकेत मिल गया। लगभग एक साथ बचे हुए सैकड़ों जहाज हरकत में आ गए और अलायंस पुलिस की नाकाबंदी में बने गैप की ओर तेजी से बढ़ गए। धत्तेरे की, हम उनके रास्ते में हैं, एवी की टुकड़ी के एक भाड़ी के सैनिक ने संचार प्रणाली पर चिल्लाते हुए कहा। वास्तव में अधिकांश समुद्री लुटेरे उनकी ओर ऐसे दौड़ रहे थे जैसे कोई नदी बांध तोड़कर बह निकली हो। जिस क्षेत्र में वे थे, वह इतना शक्तिशाली था कि डांटलेस फिर भी केवल एक छोटा जहाज था। अगर उसने अपने भागने का रास्ता रोक रहे 35 बड़े और मध्यम आकार के जहाजों को चुनौती देने की कोशिश की तो वह टुकड़े-टुकड़े हो जाएगा, भले ही वे केवल संशोधित नाविक परिवहन ही क्यों न हो। शायद अगर वह अपनी टुकड़ी के कुछ अन्य भाड़ी के सैनिकों का इस्तेमाल ध्यान भटकाने के लिए करे तो वह बच सकता है, लेकिन ऐसा करने से उसे बहुत बुरा लगेगा। जब तक अलायंस पुलिस फिर से संगठित हो रही है, तब तक समुद्री लुटेरों की अतिरिक्त सेना को पार करने की कोशिश करना नामुमकिन है। हमारा सबसे अच्छा तरीका है यही रुक कर लड़ना। इतने सारे समुद्री लुटेरे उनके करीब आ रहे थे, फिर भी एवी को लगा कि उनसे मुकाबला करना आसान होगा। उनके दुश्मनों के बचे हुए ज्यादातर जहाज छोटे और तेज थे। अपनी मारक क्षमता पर ज्यादा भरोसा रखने वाले लुटेरों ने पहली लड़ाई के दौरान घेराबंदी तोड़ने की कोशिश की थी। ये भी मुमकिन था कि कम से कम कुछ समुद्री लुटेरे उनसे लड़ने के लिए न रुकें। हालांकि सिस्टम के बाहर से मिली मदद बेशक एक शक्तिशाली बल थी, लेकिन अलायंस पुलिस को नाकाबंदी को फिर से व्यवस्थित करने और घुसपैठियों को खत्म करने के लिए एक दमनकारी दस्ता भेजने में कुछ ही मिनट लगेंगे। इस दौरान समुद्री लुटेरों को भाग निकलना होगा, वरना उन्हें दोबारा मौका मिलने की संभावना नहीं होगी। सौभाग्य से एवी के साथ आए दूसरे भाड़ी के सैनिकों ने भी इस बात को जल्दी समझ लिया। वे यूसुन सिस्टम के सर्वश्रेष्ठ सैनिकों में से थे और शुरुआती घबराहट के बावजूद शांत रहने की उनकी क्षमताओं के अनुभव को दर्शाती थी। मुझे ऐसा करने में बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन अगर समुद्री लुटेरे हमसे लड़ना नहीं चाहते तो हमें उन्हें बिना लड़ाई के जाने देना चाहिए। अगर हम यहाँ तैनात हो जाते हैं तो चांद हमारी पीठ के पीछे होगा और हम बाहर जाने वाले रास्ते के किनारे पर होंगे। अगर हम पर हमला होता है तो यह हमें आत्मरक्षा के लिए सबसे अच्छी स्थिति देगा। कैडी ने झटपट एक योजना सुझाते हुए कहा। ज्यादा सोचने का समय न देते हुए सभी सहमत हो गए। बहल उसकी बहन सिस्टम में उभरते हुए स्टार भाड़ी के सैनिकों के रूप में प्रसिद्ध थे। मौजूदा हालात में किसी में भी उनसे बहस करने की हिम्मत नहीं थी, भले ही उन्हें कोई शिकायत हो। बेशक उन सभी के लिए समुद्री लुटेरों को यूं ही जाने देना मुश्किल था। आखिरकार उन्हें खत्म करना उनका काम था। फिर भी मुश्किल हालात में कड़े कदम उठाने पड़ते हैं। अपनी जगह लेने के कुछ ही समय बाद समुद्री लुटेरों का पहला झुंड उन तक पहुंच गया। जाहिर है उन्हें पहले से ही पता था कि भाड़ी के सैनिक वहां मौजूद हैं, क्योंकि उन सभी के जहाज पूरी शक्ति से चल रहे थे और उनके हथियार तैयार थे। ये समुद्री लुटेरों के लिए एक चुनौती थी। अगर वे उन पर हमला करना चाहते थे तो उन्हें भयंकर प्रतिरोध का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए था। लगता है वे जा रहे हैं, एवी ने असंतोष भरे चेहरे से कहा। वह शुक्रगुजार था कि वह किसी ऐसे झगड़े में नहीं फंसा जहां वह गंभीर खतरे में पड़ सकता था, लेकिन जिन अपराधियों को उन्होंने पहले घेर रखा था उन्हें भागते हुए देखना मुश्किल था। फिर भी सभी समुद्री लुटेरों ने अपनी जान बचाने के लिए उतना ध्यान नहीं दिया जितना कि पहले भागे हुए समूह ने दिया था। 60 से ज्यादा लोगों का एक झुंड, जिनके पीछे 80 और लोग थे, जल्द ही पास आ गया। इस बार लगभग 80% समुद्री लुटेरे अलग हो गए और सीधे उस जगह की ओर बढ़ गए जहां वे और उसके साथियों ने अपनी जगह बनाई थी। उनके पास अपने आरामदायक अड्डे को तबाह करने और अपने साथियों को मार डालने वाले भाड़ी के सैनिकों से बदला लेने का सुनहरा मौका था, जिसे वे किसी भी कीमत पर हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। एवी ने खुद को शांत करने के लिए गहरी सांस ली। घबराहट से उसकी गति धीमी हो जाती और उसके फैसले सटीक नहीं होते। मुझे इसका इस्तेमाल करना खास पसंद नहीं है, लेकिन अभी पीछे हटने का समय नहीं है। उसका ऑटो ट्रेड, जिसे वह आमतौर पर तैयार रखता था, चालू हो गया और एवी ने अपनी भारी लेजर तोपें, प्लाज्मा लॉन्चर और वीएस कैटगन तैयार कर ली। कुछ ही क्षणों बाद पहले समुद्री डाकू सीमा में आ गए और उसने और अन्य भाड़ी के सैनिकों ने गोलीबारी शुरू कर दी। दोनों तरफ से लेजर और ठोस गोले मूसलाधार बारिश की तरह बरसने लगे। अपने कम गुणवत्ता वाले जहाजों के कारण समुद्री डाकुओं ने शुरुआती हमले में अपने कई सदस्यों को खो दिया। लेकिन जैसे ही और लोग इलाके में पहुंचे, नष्ट हुए लोगों की जगह तुरंत नए सैनिक आ गए। जल्दी भाड़ी के सैनिकों के लिए संगठित रहना असंभव हो गया और समुद्री लुटेरों ने सामने खड़े 15 दुश्मनों पर धावा बोल दिया, जिससे लड़ाई एक अराजक स्थिति में बदल गई। एवी जिस स्थिति में था, वह उस द्वारा दिए गए कुछ बेहद कठिन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान महसूस किए गए तनाव के बराबर या शायद उससे भी अधिक थी। उसने पहले कभी दुश्मन की गोलीबारी से बचने और जवाबी हमला करने के लिए अपने दिमाग और हाथों को इतनी तेजी से नहीं चलाया था। अध्याय 30 व्यापक हमला 6 एवी उन समुद्री लुटेरों के लिए मौत का अवतार बन गया जो उसे और उसके दस्ते को नष्ट करने की कोशिश कर रहे थे। वह अपने ऊपर होने वाले हमलों से बचने के लिए अविश्वसनीय पैंतरेबाजी करता था और जब भी उसका कोई हथियार चलता, दुश्मन का जहाज डूब जाता था। यहां तक कि मजबूत कवच और ढाल वाले मध्यम श्रेणी के जहाज भी उसके हमलों का लंबे समय तक सामना नहीं कर पाते थे। उसके शक्तिशाली प्लाज्मा लॉन्चरों का एक ही बार उन्हें गिराने के लिए काफी था। जल्दी समुद्री लुटेरे जानबूझकर जान जाने में उससे बचने लगे। इसके बजाय उन्होंने अन्य भाड़ी के सैनिकों पर ध्यान केंद्रित किया जो मजबूत प्रतिरोध तो कर रहे थे, लेकिन एवी के निडर जहाज जितनी विनाशकारी क्षमता नहीं रखते थे। अंततः उनके दस्ते का पहला सदस्य गिर गया। एक अनुभवी 3 सितारा भाड़ी का सैनिक जो कई लड़ाइयों में बच गया था, हमलों की एक जबरदस्त बौछार से उसकी ढाल टूट गई। उसकी कवच उसे केवल कुछ ही सेकंड तक जीवित रख पाए, इससे पहले कि एक लेजर उसके मुख्य थ्रस्टर से टकराया और उसके जहाज को लगभग रोक दिया। बिना किसी बचाव या पैंतरेबाजी के समुद्री लुटेरों ने घायल भाड़ी के सैनिक पर निशाना साधा और उसे मार डाला। एवी गुस्से और हताशा से दांत पीस रहा था जब उसने देखा कि जिस साथी से वह लड़ रहा था वह एक भीषण विस्फोट में नष्ट हो गया। वह पलटवार करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन हालात धीरे-धीरे बिगड़ते जा रहे थे। एवी खुद अपने जहाज के उन्नत हथियारों और रक्षात्मक क्षमताओं के कारण अभी भी मजबूती से खड़ा था, लेकिन बाकी लोग कम होते जा रहे थे। एक मिनट बाद ही भाड़ी के सैनिकों का दूसरा जहाज नष्ट हो गया। लड़ाई में 13 बनाम 200 से अधिक जहाजों की संख्या हो गई, क्योंकि अधिक से अधिक समुद्री लुटेरे लड़ाई में शामिल होने के लिए उस क्षेत्र की ओर उड़ रहे थे। काश संचार प्रणाली पर एवी ने काइडेन को अपनी बहन को पुकारते हुए सुना जब उसके जहाज पर 2 सीकर मिसाइलें दागी गईं। आमतौर पर मध्यम आकार का जहाज इस तरह के हमले को झेलकर बिना किसी कठिनाई के आगे बढ़ सकता था, लेकिन पूरी लड़ाई के दौरान लेजर हमलों से उसकी ढाल लगातार कमजोर होती जा रही थी। 2 मिसाइलें अंतिम झटका थीं और उसके जहाज के चारों ओर का सुरक्षा कवच ध्वस्त हो गया। वही और हमले से बचने के लिए छलावरण के दांव पेच पर ध्यान केंद्रित कर रही थी, लेकिन खून की गंध सूंघने शिकारियों की तरह समुद्री लुटेरों ने भाड़ी के सैनिकों के दस्ते के एक कमजोर सदस्य को घेर लिया। काइडेन ने अपनी जान जोखिम में डालकर भी उसकी रक्षा के लिए उड़ान भरी। वह समुद्री लुटेरों से कुछ सेंटीमीटर की दूरी से गुजरा ताकि वे उसे नुकसान न पहुंचा सकें और उसके हथियार पूरी रफ्तार से गोलियां चला रहे थे ताकि उसके इकलौते बचे परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों को नष्ट कर सकें। फिर भी ये काफी नहीं था। उसके प्रयास हालांकि साहसी थे, फिर भी केवल एक व्यक्ति का काम थे। वह खून के प्यासे समुद्री लुटेरों के झुंड को लंबे समय तक रोके नहीं रख सका। कुछ दर्जन लेजरों ने कासेंड्रा के जहाज पर निशाना साधा और उसकी प्लेटिंग को चीरते हुए उसके पतवार को भेज दिया। जहाज के क्षतिग्रस्त हिस्से से धुआं और आग की लपटें उठने लगी और यह तय था कि कुछ ही समय में जहाज की संरचना नष्ट हो जाएगी। लेकिन इससे ठीक पहले कि कासेंड्रा का भी वही हाल होता जो उसके जहाज का हुआ, उसका कॉकपिट जहाज के बाकी हिस्से से अलग हो गया जिसमें वह खुद भी थी। पल भर में ही एक बड़ा विस्फोट हुआ और जहाज पूरी तरह से नष्ट हो गया।
चमत्कारिक रूप से कासंड्रा के आखिरी प्रयास ने उसे कुछ और समय तक जीवित रखा, लेकिन अब समुद्री लुटेरों के हथियारों और अंतरिक्ष के निर्वात से उसे बचाने वाला एकमात्र सहारा एक छोटा असुरक्षित कॉकपिट था जो बैकअप पावर पर निर्भर था। स्वाभाविक रूप से काइडेन अपनी बहन की मदद के लिए दौड़ा, लेकिन जिन समुद्री लुटेरों से वह लड़ रहा था उन्होंने उसे इतनी आसानी से जाने नहीं दिया। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, वह उसके मरने से पहले उस तक नहीं पहुंच सका। धिक्कार है, एवी चिल्लाया और उसकी ओर बढ़ा। एक पल के लिए ही सही, वह कसांड्रा की मदद करने से हिचकिचाया क्योंकि इसे वह दुश्मन की भारी गोलीबारी की चपेट में आ जाता और उसे अपना सारा सामान बाहर फेंकना पड़ता। फिर भी अपने साथ लड़ रहे दो लोगों को मरते देखने के बाद वह किसी और को मरने नहीं देना चाहता था, खासकर उसे जिसका चेहरा वह जानता था और जिससे उसने थोड़ी देर के लिए ही सही बात की थी। जैसे ही कुछ समुद्री लुटेरों ने कसांड्रा पर निशाना साधा, एवी उसके सामने आ गया और अपने शील्ड से उन हमलों को झेल लिया। उसी समय उसने अपने ड्रोन को कसांड्रा के कॉकपिट को पकड़ने और उसे अपने खाली कार्गो होल्ड में खींचने के लिए भेजा। इंतजार करते हुए एवी को डेंड्रेस को कसांड्रा पर होने वाले हर हमले के रास्ते में लाना पड़ा। लगातार गोलीबारी से उसके शील्ड तेजी से कमजोर हो रहे थे और पूरी तरह खत्म होने से ठीक पहले उसे अपने जहाज के 3 आपातकालीन शील्ड सेल में से एक का इस्तेमाल करके अपने जहाज के चारों ओर के शील्ड क्षेत्र को तुरंत फिर से भरना पड़ा। घंटों जैसा लगने के बाद, हालांकि केवल 15 सेकंड ही हुए थे, उसने कसांड्रा के कॉकपिट को सुरक्षित कर लिया था। एक पल भी न रुकते हुए एवी ने अपने थ्रस्टर्स को पूरी शक्ति से चालू किया और सीधे उन समुद्री डाकुओं के झुंड की ओर उड़ गया जो उसके स्थिर होने के दौरान उस पर टूट पड़े थे। हथियारों से ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए उसने 1 दर्जन से अधिक समुद्री डाकुओं को मार गिराया। कुछ ही देर बाद काइडेन का एक अप्रत्याशित संदेश आया, लेकिन एवी ने उसे नजरअंदाज कर दिया। वह अपने चारों ओर के दुश्मनों से निपटने में इतना व्यस्त था कि किसी गैर जरूरी संदेश का जवाब देने में अपना ध्यान बर्बाद नहीं करना चाहता था। हालांकि इससे उसे काइडेन की प्राथमिकताओं के बारे में सोचने पर मजबूर होना पड़ा, क्योंकि वह एवी की तरह ही इस भीषण लड़ाई में उलझा हुआ था। लगभग 1 मिनट बाद एवी ने कॉकपिट का दरवाजा खुलते हुए सुना। पीछे मुड़े बिना ही वह समझ गया कि कौन आया है। धन्यवाद, शुक्रिया, बाद में मेरे बगल में सह पायलट की कुर्सी पर बैठ जाओ। मुझे पूरा यकीन है कि तुम संचार, लंबी दूरी के सेंसर, पीछे के हथियार और शील्ड सेल की तैनाती का समय संभाल सकती हो। एवी ने कसांड्रा की बात करते हुए कहा। पहले तो वह अचानक मेरे आदेशों से अचंभित होकर वहीं खड़ी रही, फिर उसने सिर हिलाकर एवी को हाँ में जवाब दिया। भले ही वह डांटने से अपरिचित थी,